एक करोड़पति की कहानी जो अपने गांव वापस आकर अपनी पूर्व पत्नी और 2 बच्चों को एक टपकती हुई झोपड़ी में देखकर अपने आंसू नहीं रोक सका। शानदार लग्जरी एसयूवी की छत पर बारिश की बूंदें पागलपन की तरह टकरा रही थीं, जैसे वे उस गरीब गांव की खामोशी को चीर देना चाहती हों। विक्रम ने अपनी आंखें सिकोड़ी और चमड़े से ढके स्टीयरिंग व्हील पर झुंझलाकर अपना हाथ पटका। लाल मिट्टी की सड़क अब कीचड़ की नदी बन चुकी थी, जिसने उसे जंगल की मूसलाधार बारिश के बीच रोक लिया था। वो तो बस अपने माता पिता की कब्र पर एक छोटी सी यात्रा के लिए आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो इस सुनसान जगह पर फंस जाएगा। बारिश की सफेद चादर के पार एक दृश्य अचानक उसकी आंखों के सामने आया, जिसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। 2 छोटे दुबले पतले साए पुराने कपड़ों में कबाड़ से भरी एक ठेला गाड़ी से जूझ रहे थे। एक पीछे से धक्का देने की कोशिश कर रहा था, दूसरा आगे से खींचने की पूरी ताकत लगा रहा था। दोनों कीचड़ से सने हुए थे। हवा का एक तेज झोंका आया, गाड़ी डगमगाई और पीछे वाला बच्चा फिसलकर कीचड़ के ठंडे पानी में गिर गया। आर्यन, तुम ठीक हो? बड़े वाले बच्चे, जो उसका भाई लग रहा था, ने घबराकर हाथ छोड़ा और जल्दी से अपने भाई को उठाने दौड़ा। आर्यन नाम का बच्चा उठा। उसका चेहरा कीचड़ से सना था और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना बारिश की आवाज में लगभग दबसा गया था, जो दिल को चीर रहा था। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बड़े भाई ने उसे शांत कराते हुए अपना पतला फटा हुआ रेनकोट उतारकर अनाड़ीपन से अपने भाई पर डाल दिया। मत रो, माँ देखेंगी तो चिंता करेंगी। बारिश बस रुकने ही वाली है। हम जल्दी घर चलते हैं। उस मासूम लेकिन जिम्मेदार आवाज ने विक्रम के सीने पर किसी हथौड़े की तरह चोट की। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और अपनी आवाज को जितना हो सके दोस्ताना बनाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे बच्चों, गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, बारिश बहुत तेज है। दोनों बच्चे चौंक कर पीछे मुड़े, उनकी आंखें बड़ी बड़ी, हैरान और सतर्कता से भरी थी। बड़े भाई ने जल्दी से अपने छोटे भाई का हाथ खींचा और ना में सिर हिलाया। जी नहीं धन्यवाद, माँ ने कहा है कि किसी अजनबी की गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। उनकी सतर्कता ने विक्रम को दुखी भी किया और थोड़ी हंसी भी आई। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने का फैसला किया, एक बड़ी छतरी लेकर बाहर निकला। बारिश की बूंदें उसके महंगे सूट पर पड़ रही थीं। लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। मैं बुरा आदमी नहीं हूं, मैं भी इसी गांव का हूं। तुम लोगों का घर कहाँ है? आर्यन अभी भी सिसक रहा था और अपने भाई के पीछे कसकर छिपा हुआ था। बड़े भाई की आंखों में डर साफ दिख रहा था, फिर भी वो अपने भाई को बचाने के लिए सीधा खड़ा रहा। जी, हमारा घर बस्ती के आखिर में है। बस्ती? ये नाम कितना अजीब और दुख भरा लग रहा था। उसे गांव छोड़े लगभग 7 साल हो गए थे। सब कुछ बहुत बदल गया था। अच्छा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, जो तुम दोनों को इस बारिश में काम करने दिया? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी नाराजगी थी। बड़े भाई ने अपने होंठ कसकर भींच लिए। उसकी बड़ी गोल आंखें सीधे विक्रम की आंखों में देख रही थी, जो अजीब तरह से साफ और दृढ़ थी। हमारे पिता नहीं है, सिर्फ माँ है। विक्रम का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसका गला भर आया। हमारी माँ बीमार है और काम पर नहीं जा सकती। हम कबाड़ इकट्ठा करके माँ के लिए दवा खरीदने के पैसे जमा कर रहे हैं। विक्रम चुपचाप खड़ा रहा। उसने उन 2 छोटे शरीरों को देखा जो ठंड से कांप रहे थे, फिर कबाड़ से भरी ठेला गाड़ी को देखा और फिर अपने शानदार कपड़ों में खुद को देखा। एक बेवजह का अपराध बोध उसके अंदर उठा और उसे जकड़ लिया। उसने बस बातचीत को लंबा करने और अपने मन की बेचैनी को दूर करने के लिए एक बेतुका सवाल पूछा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? आर्यन, जो अब रोना बंद कर चुका था, ने धीरे से जवाब दिया। उसकी आवाज बारिश के बीच एक टूटी हुई हवा की घंटी की तरह साफ थी। जी, हमारी माँ का नाम मीरा है। मीरा? ये नाम उसके कानों में बिजली की तरह कौंधा। उसके हाथ से छतरी लगभग छूटी गई थी। उसके शरीर का खून जम सा गया था। ऐसा नहीं हो सकता था, इतना क्रूर संयोग नहीं हो सकता था। वो हकलाया। उसकी आवाज अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। मीरा? क्या तुम्हारा मतलब मीरा शर्मा है? बड़े भाई ने हैरानी से आंखें फाड़ लीं। आपको हमारी माँ का पूरा नाम कैसे पता? विक्रम ने जवाब नहीं दिया। वो बारिश के बीच जड़वत खड़ा रहा। 7 साल पहले की यादें बेरहमी से उस पर हावी हो गईं।
उस लड़की का चेहरा जिसे वो प्यार करता था, उसकी मुस्कान, उसके आंसू जिस दिन उसने उसे अलविदा कहा था। और ये दोनों बच्चे लगभग 7 साल के। समय। हे भगवान, समय इतना क्रूर कैसे हो सकता है? अंकल, आप ठीक तो हैं? आरव की आवाज ने विक्रम को कठोर वास्तविकता में वापस ला दिया। विक्रम चौंक गया। उसने अपने अस्त-व्यस्त मन को शांत करने की कोशिश की। हाँ, कुछ नहीं, मैं तुम्हारी माँ का पुराना दोस्त हूँ। लाओ, मैं गाड़ी घर तक धकेलने में तुम्हारी मदद करता हूँ। उनके सहमत होने का इंतजार किए बिना विक्रम ने अपनी महंगी सफेद शर्ट की आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं। एक हाथ से दोनों बच्चों पर छतरी तान दी और दूसरा हाथ भारी ठेला गाड़ी पर रख दिया। कीचड़ उछलकर उसके ब्रांडेड पैंट पर रख गया। लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। दोनों बच्चे हैरानी से एक दूसरे को देखते रहे और फिर चुपचाप पीछे पीछे चलने लगे। शायद उन्हें उस अजनबी आदमी में कुछ अजीब महसूस हो रहा था। बस्ती का रास्ता उसके नाम जैसा ही था, बस अस्थाई, जर्जर और टेढ़े मेढ़े घर थे। विक्रम का दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। ऐसा महसूस हुआ जब बच्चे सबसे जर्जर झोपड़ी के सामने रुके। मिट्टी और भूसे से बनी दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थीं और पुरानी एस्बेस्टस शीट की छत में इतने छेद थे कि दया आ जाए। मां, हम आ गए। आर्यन दौड़कर अंदर चला गया। उसकी आवाज साफ थी। विक्रम दरवाजे के बाहर हिचकिचाता हुआ खड़ा रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अंदर से एक गहरी खांसी की आवाज सुनी, जिसके साथ एक कमजोर लेकिन बेहद जानी पहचानी आवाज थी। आ गए मेरे बेटो, क्या तुम लोग बहुत भीग गए? फिर झोपड़ी के अंधेरे से एक औरत बाहर निकली। भले ही उसका शरीर दुबला पतला था, चेहरा पीला पड़ गया था और उसने एक पुराना फीका सूट पहना हुआ था। विक्रम ने उसे तुरंत पहचान लिया। मीरा, वही बड़ी उदास आंखें, वही ऊंची नाक और वही होंठ जो हमेशा दृढ़ता से भींचे रहते थे। समय और गरीबी ने उसकी जवानी की चमक छीन ली थी, लेकिन वे उन सुंदर नैन नक्श को नहीं छिपा सके जो कभी उसके दिमाग में गहराई से बसे हुए थे। विक्रम को देखकर मीरा सन्न रह गई। उसकी आंखें फैल गईं। भावनाएं एक हवा के झोंके की तरह तेजी से गुजरीं। हैरानी, सदमा, फिर दर्द और अंत में एक ठंडी दूरी। उसने जल्दी से अपने दोनों बच्चों को अपने पीछे खींच लिया। एक मां मुर्गी की तरह जो बाज के सामने अपने बच्चों की रक्षा के लिए पंख फैला लेती है। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज न केवल बीमारी के कारण बल्कि इतने सालों से दबी हुई भावनाओं के कारण भी कांप रही थी। विक्रम घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। मैं अपने माता पिता की कब्र पर आया था और रास्ते में संयोग से इन बच्चों से मिल गया। मीरा की नजर तेजी से उसके शानदार कपड़ों पर गई, फिर दूर खड़ी महंगी कार पर और अंत में उसके चेहरे पर रुक गई। एक कड़वी मुस्कान उसके फटे होठों पर फैल गई। कब्र पर आए हो या ये देखने आए हो कि तुम्हारी पुरानी प्रेमिका अब किस हाल में जी रही है? मीरा, ऐसा मत कहो, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी छत से पानी की एक धार सीधे घर के बीच में एकमात्र खाने की मेज के सामने गिरने लगी। मीरा ने नीचे पहले से ही एक एल्यूमिनियम का बेसिन रखा हुआ था। बेसिन में बारिश की टप-टप की आवाज दिल दहला देने वाली थी। ये दृश्य किसी भी कहानी से ज्यादा दयनीय था। अंदर आ जाओ और बात करो, मेहमान हो आखिर, मीरा ने ठंडक से कहा और अंदर मुड़ गई। विक्रम अंदर चला गया। उसका दिल पत्थर की तरह भारी था। झोपड़ी खाली और वीरान थी, जिसमें एक चरमराती हुई बांस की चारपाई और एक पुरानी लकड़ी की मेज के अलावा कुछ भी कीमती नहीं था। मेज पर उबली हुई हरी सब्जियों की एक प्लेट और एक बर्तन में सफेद चावल थे, जिनसे अभी भी भाप निकाल रही थी। मीरा ने 3 टूटी फूटी कटोरियों में चावल निकाले। उसने प्लेट से सारी सब्जी उठाकर अपने दोनों बच्चों में बराबर बांट दी। उसकी कटोरी में सिर्फ सफेद चावल थे। उसने निगलने में आसानी के लिए थोड़ा सब्जी का पानी मिला लिया। आर्यन ने यह देखा और अपनी कटोरी से एक टुकड़ा सब्जी उठाकर मां की कटोरी में डाल दिया। मां, तुम खा लो ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। आरव ने भी जल्दी से एक टुकड़ा उठाया। मां, तुम खाओ, हम तो सब्जी के पानी के साथ भी चावल खा लेंगे। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसू अंदर ही निगलने की कोशिश की। मैं ठीक हूं मेरे बच्चे,
तुम लोग खूब खाओ ताकि जल्दी बड़े हो जाओ। विक्रम वहां खड़ा ये सब देख रहा था। उसे लगा जैसे वो एक फालतू इंसान है। एक अपराधी से कम नहीं। वो सादा भोजन जो मां के प्यार से भरा था, हजारों सुइयों की तरह एक साथ उसके दिल में चुभ रहा था। वो और चुप नहीं रह सका। उसने घुटन भरे माहौल को तोड़ते हुए कहा, मीरा, ये दोनों बच्चे मेरे हैं, है ना? मीरा ने सिर नहीं उठाया, लेकिन उसके हाथ में पकड़ी हुई चम्मच कस गई, सफेद पड़ गई। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन आरव जो काफी देर से चुपचाप विक्रम को देख रहा था, मासूमियत से अपनी मां से पूछ बैठा। उसकी आवाज एक ड्रिल की तरह सामने वाले के दिल में सीधी उतर गई। मां, मैंने इन अंकल को कहीं देखा है। क्या यही हमारे पापा हैं? यह सवाल एक आखिरी चाकू की तरह था जो विक्रम के दिल के सबसे कमजोर हिस्से में लगा। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। उसे गिरने से बचने के लिए मिट्टी की दीवार का सहारा लेना पड़ा। झोपड़ी में हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। बस बाहर बारिश की आवाज, बेसिन में पानी टपकने की आवाज और 3 वयस्कों की मुश्किल से ली जा रही सांसों की आवाज थी। आरव, खाना खाओ और बात मत करो। मीरा ने चम्मच मेज पर पटक दी। उसकी आवाज अजीब तरह से सख्त थी। उस सख्ती ने आर्यन और आरव दोनों को चौंका दिया। वे जल्दी से अपनी कटोरियों में सिर झुकाकर खाने लगे। एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई। विक्रम एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज विनती भरी और कांपती हुई थी। मीरा, मुझे जवाब दो। क्या ये सच है? तब मीरा ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो उसे ऐसे घूर रही थी जैसे उसके दिल को भेद देना चाहती हो। एक मुस्कान जो रोने से भी ज्यादा कड़वी थी उसके पीले होंठों पर दिखाई दी। हाँ तो क्या, और नहीं तो क्या? क्या अब ये मायने रखता है, मिस्टर सीईओ? उसने जानबूझकर सीईओ शब्द पर जोर दिया, जैसे एक व्यंग्य, एक अदृश्य तमाचा उसके मुंह पर। विक्रम का गला भर आया। वो कुछ नहीं कह सका। 7 साल पहले जब तुमने उस अमीर लड़की को चुना था, तब क्या तुमने सोचा था कि ये मायने रखता है या नहीं? वो अचानक उठकर उसके सामने खड़ी हो गई। इतने सालों से दबा हुआ दर्द अब फूट पड़ा था। जब तुमने कहा था कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, कि तुम्हें अपने करियर के लिए एक मजबूत सहारे की जरूरत है, तब क्या तुमने सोचा था? उसके शब्द तेज चाकू की तरह थे। एक एक करके विक्रम की यादों को चीर रहे थे। उसे अचानक लगा जैसे वो 7 साल पहले के उस शानदार कैफे में वापस चला गया हो। उसने खुद को मीरा का हाथ कसकर पकड़े हुए पाया। मुश्किल से बोल पा रहा था, मीरा, मुझे माफ कर दो। मीरा ने उस समय हैरानी से पूछा था, माफ कर दो? किस लिए? उसने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की थी और कहा था कि उसका परिवार दिवालिया होने वाला है, कि उसे एक पार्टनर की बेटी से शादी करनी पड़ रही है। उसे मीरा की वो मुस्कान याद थी जो सैकड़ों टुकड़ों में टूटने वाली थी जब उसने कहा था, तो हमारा क्या, और उस वादे का क्या जो तुमने कहा था कि तुम मेरे माता पिता से बात करने आओगे? उसने उसे सबसे कायरतापूर्ण शब्दों में जवाब दिया था, मुझे माफ कर दो। हकीकत बहुत क्रूर होती है। मैं अपने पूरे परिवार को बर्बाद नहीं होने दे सकता। और फिर मीरा ने अपना हाथ खींच लिया था। जल्दी से आंसू पोंछे थे। वो उठ खड़ी हुई थी। उसे आखिरी बार देखा था। उसकी आवाज ठंडी हो गई थी। तुमने चुन लिया है। तुमने पैसा और रुतबा चुना और मैंने अपना आत्मसम्मान चुना। वो मुड़कर चली गई थी। उसे अपने दर्द और अपनी ही कायरता के साथ अकेला छोड़ गई थी। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि उस समय उसके पेट में उसका बच्चा था। वो जानती थी, लेकिन उसने चुप रहना चुना। वो एक बच्चे का इस्तेमाल करके उस आदमी को नहीं रोकना चाहती थी जिसने उसे छोड़ दिया था। उसने मन ही मन खुद से कहा था कि तुमने पैसा चुना और मैंने अकेले बच्चे को जन्म देना चुना। क्या तुम्हें याद आ गया? मीरा की कड़वी आवाज ने विक्रम को क्रूर हकीकत में वापस खींच लिया। याद आ गया कि तुमने मुझे कैसे फेंक दिया था? मीरा, मैं जानता हूं कि मैं गलत था, लेकिन उस समय मेरे पास सच में कोई और चारा नहीं था। कोई चारा नहीं था। मीरा जोर से हंसी। उसकी हंसी कितनी कड़वी और दुख भरी थी। ये कायरों का बहाना होता है विक्रम। तुम्हारे पास चुनाव था और तुमने चुन लिया। अब कृपया अपने चुनाव का सम्मान करो और हमारी माँ बेटों की जिंदगी का भी सम्मान करो। कृपया यहां से चले जाओ। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया।
एक मेहमान को भगाने का इससे ज्यादा असभ्य तरीका नहीं हो सकता था। आर्यन और आरव अब तक खाना खत्म कर चुके थे। वे बड़ों की बातें पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे, बस उन्हें माहौल बहुत डरावना लग रहा था। वे चुपचाप अपनी मां के पैरों से चिपक कर खड़े हो गए। उनकी आंखें डरी हुई और जिज्ञासु थीं। उस आदमी को देख रही थी जो उनकी मां को रुला रहा था। विक्रम ने मीरा को देखा और फिर अपने 2 बच्चों को। उनके चेहरे, आंखें, नाक, कोई गलती नहीं हो सकती थी। वे बिल्कुल उसके बचपन की नकल थे। उसका दिल दर्द से ऐसे तड़प उठा जैसे किसी ने उसे अपने हाथों से कुचल दिया हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज ज्यादा दृढ़ थी। मुझे अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी है। जिम्मेदारी? मीरा ने होंठ सिकोड़े। पिछले 7 सालों से तुम कहां थे, जब वे रात में तेज बुखार से तड़प रहे थे? मैं अकेले उन्हें गोद में लेकर पूरे गांव में दौड़ती रही, लोगों के दरवाजे खटखटाती रही कि कोई मुझे अस्पताल तक छोड़ दे। तुम कहां थे जब घर में चावल का एक दाना नहीं था? मुझे अपने बच्चों को लेकर एक एक निवाले के लिए भीख मांगनी पड़ी। तुम कहां थे? और अब तुम यहां वापस आकर मुझसे जिम्मेदारी की बात कर रहे हो? हास्यास्पद। सच में बहुत हास्यास्पद। मीरा के एक एक शब्द आग के कोड़ों की तरह विक्रम के चेहरे पर बरस रहे थे। वो कुछ नहीं कह सका, बस चुपचाप खड़ा मार खाता रहा। हाँ, वो कहाँ था इन सालों में? वो एक शानदार बंगले में था, महंगी कार चला रहा था, ब्रांडेड कपड़े पहन रहा था। वो एक अलग दुनिया में जी रहा था, एक शानदार दुनिया में, जबकि उसका अपना खून भूख, दुख और अपमान झेल रहा था। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं वादा करता हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, विक्रम ने कमजोर और बेकार शब्दों में हकलाया। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, मीरा ने ठंडक से जवाब दिया। तुमने उस तानिया को जितने पैसे दिए होंगे, उससे ये पूरा गांव खरीदा जा सकता है। हम तुम्हारी भरपाई स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकते। विक्रम और मीरा के बीच का तनावपूर्ण टकराव अचानक बाहर एक कार के इंजन की गरज से टूट गया। एक चमकदार लाल मर्सिडीज, एक ऐसा रंग जो उस गरीब माहौल में बिल्कुल अलग थलग था, झोपड़ी के ठीक सामने आकर रुकी, जिससे गंदा कीचड़ उछला। छी! कार का दरवाजा खुला। एक फैशनेबल तेज मेकअप वाली महिला अहंकार से नीचे उतरी। वो तानिया थी, विक्रम की आधिकारिक मंगेतर। विक्रम, तुम इस घटिया जगह पर क्या कर रहे हो? तानिया ने घृणा से अपनी नाक सिकोड़ ली। और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हो। मुझे ड्राइवर को फोन करना पड़ा, तब पता चला कि तुम खुद गाड़ी चलाकर यहां आए हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंतित थी। तानिया की नजर विक्रम से होते हुए मीरा पर और फिर अपनी मां के पीछे डरे सहमे खड़े 2 बच्चों पर रुकी। उसकी आंखों में तुरंत एक अवमानना और सतर्कता की चमक आ गई। और ये कौन है? तुम इन गवार मां बेटों के साथ क्या कर रहे हो? विक्रम कुछ कह पाता, उससे पहले मीरा बोल पड़ी। उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। नमस्ते तान्या, बहुत समय बाद मिले। तान्या चौंक गई। उसने मीरा को ध्यान से देखा। अतीत का जाना पहचाना चेहरा गरीबी और दुख की परत के पीछे से धीरे धीरे उभर आया। तुम मीरा हो? हाँ, मैं ही हूं। तानिया का चेहरा लगातार बदल रहा था, हैरानी से, गुस्से में और फिर डर में। वो जल्दी से आगे बढ़ी, विक्रम का हाथ जोर से पकड़ लिया, जैसे अपना अधिकार जताना चाहती हो। विक्रम, चलो यहां से, ये जगह गंदी और बदबूदार है, मैं यहां एक पल भी नहीं रुक सकती, उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा ताकि मीरा को नीचा दिखा सके। विक्रम ने तान्या का हाथ झटक दिया, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। तुम पहले जाओ, मुझे यहां एक जरूरी काम निपटाना है। क्या काम? ऐसा क्या काम है जो हमारे काम से ज्यादा जरूरी है? तानिया चिल्लाई। फिर सीधे मीरा की ओर इशारा किया। क्या ये सब उसकी वजह से है? वो फिर से क्या नाटक कर रही है? या इन फटेहाल बच्चों का इस्तेमाल करके तुम्हें वापस पाना चाहती है? फटेहाल शब्द एक चिंगारी की तरह थे, जिसने विक्रम के अंदर के बारूद में आग लगा दी। वो तेजी से मुड़ा, उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। तानिया, चुप रहो। वो एक एक शब्द पर जोर देकर बोला, एक ऐसी दमदार आवाज में जो तान्या ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उनकी बेइज्जती मत करो। तान्या हैरान और स्तब्ध थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विक्रम ने एक पुरानी औरत और 2 अनजान बच्चों के लिए उस पर चिल्लाया, जबकि तीनों बड़े तनाव में थे। आर्यन, जो आमतौर पर शर्मीला और कम बोलने वाला था, अचानक अपनी मां की कमीज को कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज कांपती हुई थी, लेकिन इतनी जोर से कि उस डरावनी खामोशी के बीच सब सुन सकें। मां, वो...
वो पापा हैं। एक मासूम वाक्य, एक दर्दनाक गलतफहमी। उस बेचारे बच्चे ने विक्रम को अपनी माँ और भाई की रक्षा करते देखा तो उसे लगा कि यही आदमी उसका पिता है। वो बड़ों के जटिल रिश्तों को नहीं समझ सकता था। वो बस इतना जानता था कि जो आदमी उसके सामने उस डरावनी औरत को डांट रहा है वही पिता का आदर्श है जिसके सपने वो हमेशा देखता था। विक्रम। मीरा और तान्या तीनों जड़वत हो गए। विक्रम का दिल किसी ने इतनी जोर से भींच लिया था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसका बेटा। पहली बार उसने उसे पापा कहा था, और वो भी इतने अजीब और दर्दनाक हालात में, एक गलतफहमी और डर के साथ। उसे लगा कि वो इसके लायक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मीरा ने जल्दी से अपने बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल दर्द से फटा जा रहा था। नहीं बेटा, वो अंकल हैं, पापा नहीं है। उसने अपने बेटे की बात सुधारी। लेकिन हर शब्द एक चाकू की तरह उसके अपने दिल में चुभ रहा था। तानिया के लिए ये अलग था। बच्चे का वाक्य उसके सबसे बड़े डर की एक ठोस पुष्टि थी। उसने दोनों बच्चों को घूरा और फिर विक्रम को। उसके सजे समरे चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। विक्रम, बोलो, ये दोनों किसके बच्चे हैं? मुझे सच बताओ। विक्रम ने जवाब नहीं दिया। वो बस आरव और आर्यन को घूरता रहा, उसकी आंखों में दर्द, पछतावा और एक प्यार था जो इतने सालों की नींद के बाद अभी अभी जागा था। उसकी खामोशी तान्या के लिए हजारों शब्दों की पुष्टि से भी ज्यादा डरावनी थी। ठीक है, तुम नहीं बोलोगे है ना? तो मैं बोलती हूं। तान्या ने दांत पीसे। उसकी शुरुआती घबराहट जल्दी ही पागलपन भरे गुस्से में बदल गई। उसने अपने महंगे मगरमच्छ के चमड़े के हैंडबैग से एक बटुआ निकाला। उसमें से 500 रुपए के नए नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने नोटों की गड्डी को मीरा के पैरों के पास गीली मिट्टी पर फेंक दिया। नोट बिखर गए, कीचड़ से सन गए, अपमान से सराबोर। लो, इतने काफी हैं या और चाहिए? तानिया की आवाज व्यंग्यात्मक और तिरस्कार से भरी थी। ये लो और विक्रम की जिंदगी से दफा हो जाओ। दोबारा कभी नजर मत आना। सुना तुमने? मीरा ने बिखरे हुए नोटों को नेहा। हर नोट जैसे उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा हो। लेकिन अजीब बात है, वो ना तो रोई और ना ही गुस्सा हुई। उसे बस हास्यास्पद लगा। 7 साल बीत गए थे। ये औरत बिल्कुल नहीं बदली थी। वो अब भी मानती थी कि पैसा सब कुछ हल कर सकता है, यहां तक कि स्वाभिमान और प्यार भी खरीद सकता है। तान्या जी, मीरा ने कहा। उसकी आवाज डरावनी हद तक शांत थी। 7 साल पहले आपने और आपके परिवार ने पैसे का इस्तेमाल करके मेरे होने वाले पति को खरीदा था। अब आप पैसे का इस्तेमाल करके मुझे और मेरे बच्चों को गायब कराना चाहती हैं। तान्या का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका चेहरा लाल हो गया। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मीरा ने एक ठंडी मुस्कान के साथ होंठ से कोड़े। आप अमीर हैं, मैं मुकाबला नहीं करती। आपके पास रुतबा है, मैं नहीं छीनती। लेकिन कृपया अपने गंदे पैसों का इस्तेमाल मेरे 2 बच्चों का अपमान करने के लिए मत कीजिए। ये कहकर वो नीचे झुकी, पैसे उठाने के लिए नहीं, बल्कि अपने डरे हुए 2 बेटों की आंखों में सीधे देखने के लिए। आरव, आर्यन, मां के पास आओ। दोनों बच्चे झिझकते हुए आगे बढ़े। मीरा ने उन्हें गले लगा लिया। उसकी आवाज फुसफुसाती हुई, लेकिन दृढ़ थी। मां की बात याद है ना? फटे कपड़ों में भी इज्जत बचानी चाहिए। हम गरीब हैं, लेकिन हम गिरे हुए नहीं हैं। हम कभी भी वो चीज नहीं लेंगे जो हमारी नहीं है। समझे तुम लोग? जी, दोनों बच्चों ने एक साथ जवाब दिया। भले ही वे अपनी मां की बातों का गहरा मतलब पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। विक्रम ये सब देख रहा था। उसका मन सैकड़ों विचारों में उलझा हुआ था। वो मीरा की मुश्किलों पर दुखी भी था और उसके अटूट स्वाभिमान की प्रशंसा भी कर रहा था। वो तान्या की ओर मुड़ा। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। तान्या, अपने पैसे उठाओ और जाओ। मैंने कहा था मुझे यहां एक काम निपटाना है। नहीं, तान्या चिल्लाई। उसने दोनों बच्चों की ओर इशारा किया। जब तक तुम ये साफ नहीं कर देते कि ये दोनों बच्चे किसके हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या तुम इन भिखारी माँ बेटों के लिए मुझसे अपनी सगाई तोड़ने वाले हो विक्रम? तभी एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आरव, जो आमतौर पर चंचल और तेज तर्रार था, धीरे धीरे अपनी मां की गोद से बाहर निकला
वो सीधे जमीन पर पड़े नोटों की गड्डी की ओर बढ़ा। तान्या ने तिरस्कार से होंठ सिकोड़े। मन ही मन सोच रही थी कि कोई भी गरीब बच्चा पैसे के लालच का विरोध नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, आरव ने अपने लिए पैसे नहीं उठाए। उसने ध्यान से एक एक नोट इकट्ठा किया, अपने छोटे हाथों से उन पर लगी मिट्टी साफ की। काम पूरा होने पर वो नोटों की गड्डी लेकर तान्या के सामने खड़ा हो गया। तान्या अभी भी हैरान थी कि क्या हो रहा है। आरव ने नोटों की गड्डी उसकी ओर बढ़ा दी। उसकी मासूम आवाज साफ और स्पष्ट थी। आपके पैसे मैं आपको वापस करता हूं। तान्या स्तब्ध रह गई। तुम ये क्या कर रहे हो? आरव ने अपनी साफ आंखें, जो झील के पानी की तरह थीं, तान्या पर उठाईं और फिर विक्रम को देखा, जो एक मूर्ति की तरह चुपचाप खड़ा था। उसने होंठ भींचे और एक ऐसा वाक्य कहा जिसने वहां मौजूद सभी बड़ों को सन्न कर दिया। ये अंकल हमारी माँ से प्यार नहीं करते। ये अंकल इस आंटी जो हमारी माँ को डांटने देते हैं। हमें इनके पैसे नहीं चाहिए। जो हमारी माँ से प्यार नहीं करता, उसके पैसे नहीं लेने चाहिए। ये कहकर उसने नोटों की गड्डी तान्या के हाथ में थमा दी और तेजी से दौड़कर अपनी मां के पैरों से लिपट गया, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा और बहादुरी का काम किया हो। एक 4 साल के बच्चे का सीधा और सरल वाक्य एक भयानक विनाशकारी शक्ति रखता था। इसने विक्रम की कायरता, तान्या की क्रूरता और मीरा के अंतहीन दर्द को उजागर कर दिया। विक्रम को लगा कि उसका चेहरा जल रहा है। उसके कान सुन्न हो गए हैं। एक बच्चा उससे ज्यादा समझदार था। वो जानता था कि कौन उसकी मां से प्यार करता है और कौन नहीं। और उसने क्या किया? वो एक मूर्ति की तरह खड़ा रहा और अपनी औरत, अपने बच्चों की मां को अपनी आंखों के सामने अपमानित होने दिया। तान्या को लगा जैसे किसी ने उस पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो। उसने अपने हाथ में नोटों की गड्डी को देखा और फिर उस बच्चे को, जो अपनी मां से कसकर लिपटा हुआ था। जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि उसका पैसा इतना बेकार और घृणित है। तान्या के अपनी शानदार कार में गुस्से से गरजते हुए चले जाने के बाद झोपड़ी में फिर से एक भारी खामोशी छा गई, जो पहले से भी ज्यादा असहज थी। विक्रम की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मीरा की आंखों में देखे, ना ही अपने 2 बच्चों को। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वो चाहता था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। तुम जाओ, मीरा ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज थकी हुई थी। हम मां बेटों को अकेला छोड़ दो। विक्रम ने होंठ हिलाए। वो हजारों बातें कहना चाहता था, लेकिन अंत में उसका गला भर आया। एक आवाज शब्द भी नहीं निकल सका। वो चुपचाप मुड़ा और बाहर चला गया। वो अपनी कार में बैठा, लेकिन उसे स्टार्ट नहीं किया। उसने अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर टिका दिया। लाचारी और अपराध बोध की भावना ने उसके पूरे दिमाग पर कब्जा कर लिया। अगले कुछ दिनों तक विक्रम शहर वापस नहीं गया, गांव में ही घूमता रहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मीरा से मिले। वो बस दूर से उन तीनों को चुपचाप देखता रहा। उसने देखा कि मीरा बीमार होने के बावजूद छत पर चढ़कर छेदों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। उसने देखा कि आर्यन और आरव फिर से कबाड़ की गाड़ी धकेल रहे थे, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। एक अजनबी आदमी उनके साथ था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि संजय था, विक्रम का सबसे अच्छा दोस्त। संजय ने विक्रम को फोन नहीं किया। वो सीधे मीरा के घर गया। वो खाली हाथ नहीं आया था। वो 1 बोरी चावल, 1 कार्टन दूध और बहुत सारा अच्छा खाना लेकर आया था। आप कौन हैं? मीरा ने सामने वाले आदमी को शक की निगाह से देखा। नमस्ते, मैं संजय हूं, विक्रम का सबसे अच्छा दोस्त। संजय ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, एक ऐसी मुस्कान जो विश्वास दिलाती थी। मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हें कुछ समझाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस ये देखने आया हूँ कि तुम और दोनों बच्चे कैसे हो। संजय की ईमानदारी और उसकी आंखों में कोई छल न देखकर मीरा की सतर्कता थोड़ी कम हो गई। उसने उसे घर के अंदर बुलाया। संजय ने झोपड़ी के चारों ओर देखा। उसका दिल बैठ गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़की को उसका सबसे अच्छा दोस्त इतना चाहता था, उसे ऐसे दयनीय हालात में रहना पड़ रहा है। इन सालों में तुमने बहुत मुश्किलों का सामना किया है, संजय ने सहानुभूति से कहा। मीरा बस एक उदास मुस्कान के साथ मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सब कुछ सहने की आदत थी। आदत हो गई है भैया। संजय एक चरमराती हुई लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। उसने सीधे मीरा की आंखों में देखा। उसका चेहरा गंभीर था। मीरा, एक बात है जो मुझे लगता है तुम्हें जाननी चाहिए।
7 साल पहले की बात। शायद तुमने विक्रम को गलत समझा हो। मीरा ने भौहे से कोड़ी। गलत समझा? हाँ। संजय ने दृढ़ता से सिर हिलाया। ये सच है कि उस समय उसकी कंपनी मुश्किल में थी। उसे तान्या से शादी करनी पड़ी। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद उसने तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा। उसने तुम्हें अनगिनत बार मैसेज और फोन किए। मुझे कुछ भी नहीं मिला, मीरा ने जोर देकर कहा। मुझे पता है, संजय ने एक लंबी सांस ली। उसने तुम्हें शहर में तुम्हारे पुराने पते पर बहुत सारे खत भी लिखे। उसने खतों में लिखा था कि वो सब कुछ सुलझा लेगा, बस तुम उसे थोड़ा समय दो। उसने मुझे वे खत भेजने के लिए कहा था। मीरा सन्न रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे खत भी नहीं मिले, क्योंकि वे सारे मैसेज, फोन कॉल्स और खत तान्या ने रोक दिए थे। एक क्रूर सच 7 साल बाद सामने आया था। मीरा जड़वत हो गई। उसका सिर चकरा रहा था। तो ये बात थी। तो पिछले 7 सालों से वो न केवल भौतिक गरीबी में जी रही थी, बल्कि एक क्रूर धोखे में भी जी रही थी। इस बीच गांव के बाहर एक चाय की दुकान पर संजय विक्रम से मिला। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपना फोन मेज पे रखा और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तुम कौन होते हो मेरे मामले में दखल देने वाले, बेवकूफ संजय? तुम्हें क्या लगता है तुम बोलोगे और विक्रम तुम्हारी बात मान लेगा? जो मैंने 7 साल पहले किया था वो मैं अब भी कर सकती हूं। ये तान्या की आवाज थी जो फोन पर संजय पर चिल्ला रही थी जब उसे पता चला कि वो मीरा से मिलने गया है। विक्रम ने सुना और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या है? संजय ने सीधे अपने दोस्त की आंखों में देखा। उसकी आवाज में गुस्सा और गहरी निराशा थी। क्या है? ये है कि वो औरत तुम्हें पिछले 7 सालों से अपनी उंगलियों पर नचा रही है, बेवकूफ। संजय ने मेज पर जोर से हाथ मारा, जिससे चाय का गिलास उछल गया। उसने तुम्हारे और मीरा के बीच के सारे संपर्क काट दिए। उसने तुम्हें इस पीड़ा में जीने दिया कि मीरा तुमसे नफरत करती है। तुम्हें छोड़ चुकी है। उसने तुम्हारी प्रेमिका को तुमसे छीन लिया और उसके 7 साल की जवानी भी छीन ली। विक्रम जड़वत खड़ा रहा। उसके कान सुन्न हो गए। तुम्हें पता है, संजय एक एक शब्द पर जोर देकर बोला। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। जब तुम शराब और अपनी झूठी सफलता में डूबे हुए थे, तो जो औरत तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वो एक जर्जर सरकारी अस्पताल में अकेले बच्चे को जन्म दे रही थी। जब तुम एक शानदार बंगले में थे, तो उसे और उसके बच्चों को तान्या की मां के आदमियों ने बारिश की रात में किराए के घर से निकाल दिया था। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज खो दी है, विक्रम। संजय के एक एक शब्द हथौड़े की तरह विक्रम के सिर पर पड़ रहे थे। वो सिर्फ एक कायर नहीं था, बल्कि एक बेवकूफ था। एक धोखे में फंसा बेवकूफ, जिसने अपने प्यार और अपने ही बच्चों को नरक में ढकेल दिया था। उसे सब पर शक होने लगा, तान्या के झूठे प्यार पर, अपनी सफलता पर और खुद पर भी। संजय के शब्दों का सदमा अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि विक्रम एक पागल की तरह दौड़ पड़ा। वो तान्या से सवाल करने नहीं गया, ना ही मीरा से सफाई देने। वो सबसे पहले गांव के आखिर में एक छोटे से घर में गया, रामलाल काका के घर, जो गांव के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। विक्रम रामलाल काका को बचपन से जानता था। वो एक ईमानदार, सीधे साधे आदमी थे और गांव में एकमात्र व्यक्ति थे जिनका रवैया उसे अमीर होकर वापस देखने पर भी नहीं बदला था। रामलाल काका अपने घर के बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे थे। धुआं आंगन के एक कोने को धुंधला कर रहा था। विक्रम को हड़बड़ी में दौड़ते हुए, चेहरे पर घबराहट के साथ आते देखकर उन्होंने बस शांति से सफेद धुएं का एक छल्ला छोड़ा। बैठो, तुम्हारा चेहरा देख के ही मुझे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। विक्रम एक स्टूल पर धम से बैठ गया। वो ऐसे हाँफ रहा था जैसे मैराथन दौड़कर आया हो। काका, मीरा की कहानी आप सब जानते हैं ना? रामलाल काका ने हुक्के का एक और कश लिया। उनकी बूढ़ी आंखें सिकुड़ गईं, दूर गांव के आखिर की ओर देख रही थीं। जानता हूं। क्यों नहीं जानूंगा? इस बस्ती में ऐसा क्या है जो इस बूढ़े की आंखों से छिप सके? तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज में डांट के साथ साथ निराशा भी थी। रामलाल काका ने हुक्का जोर से जमीन पर रखा और सीधे विक्रम की आंखों में देखा। उनकी नजरें तेज थीं। बताकर क्या करता, ताकि तुम यहां पैसे का ढेर लेकर आते और उन माँ बेटों के मुंह पर फेंक देते और सोचते कि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई।
ताकि तुम उसे शहर ले जाकर अपनी दूसरी बीवी बना लेते और उसके दोनों बच्चे लोगों के ताने और नफरत के बीच बड़े होते। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारी होने वाली बीवी कौन है, उसका परिवार कैसा है? विक्रम ने सिर झुका लिया। वो कुछ भी जवाब नहीं दे सका। रामलाल काका ने एक लंबी सांस ली। उनकी आवाज अचानक धीमी हो गई, जिसमें उन सालों का दर्द था जो उन्होंने देखा था। तुम्हें पता है, जिस रात मीरा को दर्द शुरू हुआ उस रात भी ऐसी ही मूसलाधार बारिश हो रही थी जैसे उस दिन जब तुम आए थे। वो दर्द से तड़प रही थी, रात में अकेले मदद के लिए भटक रही थी। किस्मत से रामू और उसकी पत्नी खेत से देर से लौट रहे थे। उन्होंने उसे देखा और जल्दी से उसे सरकारी अस्पताल ले गए। विक्रम ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसे जुड़वां बच्चे होने वाले थे। डिलीवरी बहुत मुश्किल थी बेटा। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। लेकिन पैसे कहाँ से आते? वो बेचारी अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी, आंसू बहते जा रहे थे। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और भीख मांगने लगी। काका, मेरे दोनों बच्चों को बचा लो, मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं। इस बूढ़े ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना दर्दनाक दृश्य नहीं देखा था। रामलाल काका ने अपने झुर्रीदार हाथ से अपनी नम आंखों को पोंछा। शुक्र है इस गरीब बस्ती के हर किसी ने थोड़ा थोड़ा करके पैसे इकट्ठे किए। किसी ने उधार दिया, तब जाकर उसके ऑपरेशन के लिए पैसे जमा हुए। दोनों बच्चे पैदा हुए, लाल लाल चूहों की तरह छोटे। उन्हें देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी उंगलियों के पोर सफेद बढ़ गए। वो उस दृश्य की कल्पना कर सकता था। मीरा कितनी अकेली, दर्द में और निराश होगी उस ठंडे ऑपरेशन टेबल पर। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रामलाल काका ने आगे कहा। उनकी आवाज अचानक कठोर हो गई। वो अस्पताल से लौटी ही थी, अभी भी बहुत कमजोर थी कि एक बहुत अमीर औरत उसे ढूंढने आई। उसने खुद को तान्या, तुम्हारी बीवी की मां बताया। विक्रम के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार गिया हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस मकान मालकिन के मुंह पर नोटों की गड्डी फेंकी और मीरा और उसके बच्चों को उसी रात घर खाली करने को कहा। उसने कहा कि अगर वो इस इलाके में दोबारा दिखी तो उसे उसकी क्रूरता का सामना करना पड़ेगा। उसने कहा कि अगर वो शांति से अपने बच्चों को पालना चाहती है तो बहुत दूर चली जाए। हे भगवान! विक्रम दर्द से कराह उठा, जैसे कोई उसके दिल में छुरा घोंप रहा हो। उस समय मुझे खड़ा होना पड़ा। मैंने सीधे उसके मुंह पर कहा, आप अमीर हैं, आपके पास ताकत है, लेकिन ये मेरा गांव है। अगर आपने उन माँ बेटों के एक बाल को भी छुआ तो ये पूरा गांव आपको चैन से नहीं रहने देगा। उसने देखा कि गांव वाले इकट्ठा हो गए हैं तो वो डरकर चली गई। रामलाल काका उठे और अपना हुक्का उठाया। घर के अंदर जाने से पहले वो रुके, सीधे विक्रम को देखा और आखिरी वाक्य कहा, एक सवाल जो उसकी अंतरात्मा को झकझोर गया। मैंने सब कुछ देखा है। उस दिन से जब वो अकेले गर्भवती होकर यहां आई थी, उस दिन तक जब उसे अपमानित किया गया, एक जानवर की तरह भगाया गया। मैंने सब देखा है। अब तुम्हें सच पता चल गया है। अगर तुम्हारे अंदर अतीत का सामना करने की हिम्मत है तो क्या उसे सुधारने की भी हिम्मत है? रामलाल काका का सवाल एक बड़ी घंटी की तरह विक्रम के दिमाग में गूंजता रहा। वो रामलाल काका के आंगन में बैठा रहा। शाम हो चुकी थी। वो रोया नहीं, लेकिन उसके दिल का दर्द हजारों आंसुओं से भी ज्यादा था। वो गलत था, एक क्रूर और मूर्खतापूर्ण तरीके से गलत। अब उसे इस भयानक गलती को सुधारने के लिए क्या करना होगा? जब विक्रम पछतावे और अपराध बोध के दलदल में डूबा हुआ था, एक और जहरीली आग जलाई गई। इस बार एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। राधा, जो हमेशा मीरा की सबसे अच्छी दोस्त मानी जाती थी। राधा शहर से गांव वापस आ गई जैसे ही उसने विक्रम के आने की खबर सुनी। बाहर से वो मीरा के लिए चिंतित और दुखी होने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसके दिल के अंदर एक ईर्ष्या और जलन थी जो कई सालों से सुलग रही थी। पुराने दिनों में राधा भी विक्रम से चुपके चुपके प्यार करती थी, लेकिन विक्रम की नज़र सिर्फ मीरा पर थी। विक्रम की वापसी और 2 बच्चों के सच ने राधा के अंदर के ईर्ष्या के राक्षस को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया था। राधा ने सीधे टकराव नहीं किया, उसने एक ज्यादा जहरीला तरीका चुना। उसने साधारण बातचीत के बहाने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी।
गांव के बाहर चाय की दुकान पर बैठकर वो झूठी सहानुभूति भरी आवाज में आहें भरती। बेचारी मीरा, कितनी दुख की बात है। इतने साल अकेले बच्चे पाले, कोई बात नहीं, और अचानक विक्रम के आते ही बीमार पड़ गई। लगता है दुख के मारे मानसिक रूप से बीमार हो गई है बेचारी। बाजार में वो सब्जी बेचने वाली औरतों के कानों में फुसफुसाती, मैंने सुना है उसने जानबूझकर अपने दोनों बच्चों को कबाड़ इकट्ठा करने के लिए ठीक उसी समय बाहर भेजा जब विक्रम की कार गुजर रही थी। सब कुछ सोचा समझा था, कितनी चालाक है। फिर वो और नमक मिर्च लगाती। सुना है उसने विक्रम से बहुत बड़ी रकम भी मांगी है। कह रही है कि ये उसकी जवानी की भरपाई है। हे भगवान, कैसी जवानी! उसने अपनी मर्जी से बच्चे पैदा किए, किसी ने उसे मजबूर तो नहीं किया था। ये जहरीली, आधी सच आधी झूठ अफवाहें बड़ी चालाकी से बुनी गई, जल्दी ही छोटे से गांव में फैल गई। लोग कानाफूसी करने लगे। मीरा और उसके बच्चों को देखने का उनका नजरिया अब केवल सहानुभूति का नहीं रहा, उसमें शक और तिरस्कार भी मिल गया था। मीरा ने इस बदलाव को महसूस किया। जो पड़ोसी पहले दोस्ताना थे, अब उसे देखकर कतराने लगे। हालचाल पूछना बंद हो गया। उसकी जगह अब शक भरी निगाहों ने ले ली थी। उस दिन मीरा अपने दोनों बच्चों को गांव के चौक में खेलने ले गई। गांव के कुछ बच्चे कंचे खेल रहे थे। आर्यन और आरव को आते देखकर उनमें से सबसे बड़े ने होंठ सिकोड़े और रास्ता रोक लिया। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम्हारी माँ हमारे पापा को भी फंसाने की योजना बना रही है? आर्यन और आरव हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आया। फंसाना क्या होता है भैया? आर्यन ने मासूमियत से पूछा। धोखा देना। बेवकूफ, उस लड़के ने अकड़ कर कहा। मेरी माँ कहती है कि तुम्हारी माँ तुम लोगों का इस्तेमाल करके उस अमीर कार वाले अंकल से पैसे ठग रही है। बिना बाप के बच्चे। बिना बाप के बच्चे शब्द एक अदृश्य चाकू की तरह दोनों बच्चों के दिल में चुभ गए। आर्यन की आंखें लाल हो गईं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। लेकिन रोने की कोशिश नहीं की। उसे माँ की बात याद थी कि मजबूत रहना है। लेकिन आरव खुद को रोक नहीं सका। वो फूट फूट कर रोने लगा। नहीं, मेरी माँ किसी को धोखा नहीं दे रही है। अपने बेटे का रोना सुनकर मीरा दौड़ कर आई। उसने अपने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। उसका दिल दर्द से फटा जा रहा था। उसने बच्चों की भीड़ को देखा और फिर पास खड़े बड़ों को, जो ना देखने सुनने का नाटक कर रहे थे। वो समझ गई कि बुरी अफवाहों ने उसकी और उसके बच्चों की पवित्रता को भी गंदा कर दिया है। विक्रम भी वहीं पहुंचा था। उसने बच्चों की सारी बातें सुन ली थीं। उसका दिल बैठ गया। वो आगे बढ़कर मामला सुलझाना चाहता था, लेकिन आर्यन ने उसे रोक दिया। उसने अपनी नम आंखें विक्रम पर उठाईं। उसकी आवाज कांपती हुई लेकिन विनती भरी थी। एक ऐसी विनती जो दिल को चीर दे। अंकल, प्लीज उन लोगों को मत डांटो। मुझे नहीं पता फसाना क्या होता है। मैं तो बस चाहता था कि पापा एक बार मुझे गले लगा लें। उस मासूम और गहरी इच्छा ने विक्रम के आखिरी बचे हुए संयम को भी तोड़ दिया। वो और कुछ नहीं सोच सका। वो घुटनों के बल बैठ गया। अपनी बाहें फैलाकर दोनों बच्चों को अपनी गोद में भर लिया। पहली बार वो अपने बच्चों को पूरी तरह से गले लगा रहा था। उनकी गर्मी, उनके पसीने की गंध, सब कुछ इतना असली था कि दर्द हो रहा था। उसके आंसू टप टप गिरने लगे। दोनों बच्चों के कंधों को भिगोते हुए, पापा को माफ कर दो बच्चों, पापा को माफ कर दो। वो सिसक रहा था, अब और खुद को रोक नहीं पा रहा था। इस बार उसने खुद को अंकल नहीं कहा, उसने खुद को पापा कहा। आरव और आर्यन उसकी बाहों में सन रह गए। उन्होंने वो गर्मी और सुरक्षा महसूस की जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। वे पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा था, लेकिन वे जानते थे कि ये आदमी उनके लिए रो रहा है। आरव ने झिझकते हुए अपना छोटा सा हाथ उठाया और अनाड़ीपन से विक्रम के आंसू पोंछे। पापा, मत रो। चौक के बीच में इतने सारे लोगों की आंखों के सामने तीनों बाप बेटे एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे। मीरा वहां खड़ी थी, उसके गालों पर भी आंसू बह रहे थे। इस दृश्य का सपना उसने अनगिनत अकेली लंबी रातों में देखा था, लेकिन जब ये सच हुआ तो उसका दिल एक साथ असीम खुशी और असहनीय दर्द से भर गया। चौक पर आंसुओं से भरे उस आलिंगन के बाद विक्रम ने फैसला किया कि वो एक पल भी और नहीं छिप सकता। वो अपने माता पिता के छोड़े हुए पुराने घर में रहने चला गया
और खुलेआम मीरा और बच्चों की देखभाल करने लगा। वो खाना खरीदता, दवाइयां लाता और झोपड़ी की टूटी फूटी जगहों को खुद ठीक करता। विक्रम के इस 180 डिग्री बदलाव ने तान्या और उसकी मां को आग बबूला कर दिया। वे ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि विक्रम ने उन्हें एक गवार औरत और 2 नाजायज बच्चों के लिए छोड़ दिया। जब धमकियां और पैसा काम नहीं आया तो हताशा ने तान्या की मां को एक क्रूर और अमानवीय योजना बनाने पर मजबूर कर दिया। एक शाम हमेशा की तरह आर्यन और आरव अपनी छोटी गाड़ी लेकर कबाड़ इकट्ठा करने के लिए गांव में घूम रहे थे। ये उनका रोज का काम था, उनकी छोटी सी खुशी, जिससे उन्हें लगता था कि वे अपनी मां के लिए उपयोगी हैं। विक्रम और मीरा ने भी उन्हें नहीं रोका, बस पास में ही रहने की हिदायत दी थी। लेकिन उस दिन शाम तक दोनों बच्चे वापस नहीं लौटे। मीरा बेचैन होने लगी। वो गली के कोने पर उनका इंतजार करने लगी। उसका दिल जल रहा था। विक्रम ने यह देखा और वो भी चिंतित हो गया। वो जल्दी से अपनी बाइक लेकर गांव में उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। कोई नहीं मिला। हर जगह पूछने पर भी किसी ने दोनों बच्चों को नहीं देखा था। सूरज पूरी तरह से डूब गया। घना अंधेरा गरीब बस्ती पर छा गया। पूरी बस्ती में हलचल मच गई। लोग उन्हें ढूंढने के लिए बंट गए। आर्यन, आरव की आवाजें हर गली में गूंज रही थीं। जो रात में बहुत दर्दनाक लग रही थीं। मीरा एक पागल की तरह दौड़ रही थी उन सभी परिचित रास्तों पर जहां दोनों बच्चे अक्सर जाते थे। वो निराशा में अपने बच्चों का नाम पुकार रही थी। आंसुओं से लथपथ उसकी आवाज बैठ गई थी। विक्रम भी जैसे होश खो बैठा था। उसने संजय को फोन किया और ढूंढने के लिए अपने सभी संपर्कों का इस्तेमाल किया। जब मीरा लगभग निराश और थक चुकी थी तो वो अपने बच्चों की कबाड़ की गाड़ी से टकरा गई। वो सड़क के किनारे एक घने बांस के झुरमुट के पास छोड़ दी गई थी। उसका दिल जैसे रुक गया हो। उसने घबराहट में चारों ओर देखा। बस आरव की एक छोटी सी प्लास्टिक की चप्पल ठंडी जमीन पर अकेली पड़ी थी। तभी विक्रम का फोन बजा, एक अनजान नंबर से। हेलो। विक्रम ने फोन उठाया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज थी जिसे जानबूझकर बदला गया था, जो कठोर और द्वेषपूर्ण लग रही थी। तो विक्रम है उन दोनों बच्चों का बाप, है ना? हाँ, तुम कौन हो? मेरे बच्चे कहाँ हैं? विक्रम फोन में चिल्लाया। तेरे बच्चे सुरक्षित हैं, ठंडी आवाज आई। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूं कि तू थोड़ा समझदार बन। उस मीरा को तुरंत छोड़ दे और अपनी होने वाली बीवी के पास वापस चला जा, वरना अपने दोनों बच्चों से दोबारा मिलने की उम्मीद मत करना। टूटूट। टूट। फोन अचानक कट गया। विक्रम जड़वत खड़ा रहा। गुस्सा और अत्यधिक डर उसके अंदर भड़क उठा। मीरा ने विक्रम का चेहरा देखा। उसे कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ। क्या हुआ? बच्चों की कोई खबर मिली? विक्रम अब और नहीं छिपा सका। उसने मीरा को फोन कॉल की सारी बात बता दी। सुनकर मीरा के पैर कांप गए। उसमें खड़े रहने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। वो धीरे धीरे जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। बच्चे को खोने का दर्द किसी भी शारीरिक पीड़ा से ज्यादा भयानक होता है। वो जोर से नहीं रोई, बस अपना चेहरा जमीन में छिपा लिया। उसका शरीर कांप रहा था। सिसकियां शब्दों में नहीं बदल पा रही थीं। मेरे बच्चों, आर्यन, आरव। मीरा को दर्द में मरते हुए देखकर, अपने बेटे की छोटी सी चप्पल को देखकर विक्रम के अंदर एक जंगली जानवर जाग उठा। पछतावा, अपराधबोध। सब कुछ एक भयानक गुस्से में बदल गया। उसे सोचने की जरूरत नहीं थी कि इसके पीछे कौन है। ये केवल तान्या और उसकी मां हो सकती थीं। उसने दांत पीसे। उसकी आंखें खून की धारियों से लाल हो गईं। वो गर्जा। ये गर्जना एक सभ्य सीईओ की नहीं थी, बल्कि एक पिता की थी, जो अपनी सबसे कीमती चीज खोने के कगार पर था। तान्या। अगर उसने मेरे बच्चों को छुआ तो वो मुझसे नहीं बचेगी। विक्रम ने पुलिस को नहीं बताया। वो जानता था कि तान्या और उसकी मां की साजिशों और ताकत के साथ पुलिस को बताने से केवल कीमती समय बर्बाद होगा और बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। उसे खुद ही कुछ करना था। संजय, तू कहाँ है? विक्रम ने संजय को फोन किया। उसकी आवाज जल्दी में लेकिन डरावनी हद तक ठंडी थी। अपने सारे आदमियों को इकट्ठा कर। उस कमीनी तान्या और उसकी मां का पता लगा तुरंत। क्या हुआ? संजय ने घबरा कर पूछा। उन्होंने आर्यन और आरव को अगवा कर लिया है। क्या? संजय फोन में गरजा। उसका गुस्सा भी कम नहीं था।
हरामजादे कमीने, तो रुक, मैं अभी आता हूं। जबकि संजय अपने सामाजिक संपर्कों का इस्तेमाल करके पता लगा रहा था, विक्रम ने अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश की ताकि स्थिति का विश्लेषण कर सके। उन्हें पैसे नहीं चाहिए थे, बस वो मीरा से दूर हो जाए। इसका मतलब था कि वे बच्चों को तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे बस दोनों बच्चों को बंधक बनाकर उस पर दबाव डालना चाहते थे। अचानक संजय ने वापस फोन किया। उसकी आवाज बहुत जल्दी में थी। विक्रम, मुझे एक बात याद आई। जो चप्पलें तूने उन दोनों बच्चों के लिए खरीदी थीं, क्या वे नई वाली थीं जिनमें जीपीएस चिप लगी होती है? विक्रम सन्न रह गया। हाँ। कुछ दिन पहले उसने इंटरनेट पर बच्चों के लिए स्मार्ट चप्पलें देखी थीं, जो बच्चों के खो जाने पर उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकती थीं। उसने बिना सोचे समझे आर्यन और आरव दोनों के लिए एक एक जोड़ी खरीद ली थी। आरव की चप्पल मौके पर ही गिर गई थी, लेकिन आर्यन की चप्पल का क्या? विक्रम ने तुरंत अपने फोन पर ट्रैकिंग ऐप खोला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और फिर नक्शे पर एक छोटा सा लाल बिंदु चमक रहा था। मिल गया संजय, मिल गया। विक्रम खुशी और उम्मीद में चिल्लाया। एक पुराना वीरान गोदाम, हमारे गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है, हमारे आदमी वहीं इकट्ठा हो रहे हैं, तू तुरंत पहुंच। विक्रम ने फोन काट दिया। उसने जल्दी से बेसुध मीरा को उठाया। मीरा, बच्चों की खबर मिल गई है, तुम घर पर मेरा इंतजार करो, मैं तुमसे वादा करता हूं। मैं उन्हें सुरक्षित वापस लाऊंगा, ये कहकर वो कार में कूदा, इंजन स्टार्ट किया और रात को चीरते हुए एक तीर की तरह निकल गया। उस पुराने, सीलन भरे और बदबूदार गोदाम में आर्यन और आरव को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था। दोनों बच्चे डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे, गर्मी और सांत्वना ढूंढ रहे थे। भैया आर्यन, मुझे बहुत डर लग रहा है। आरव सिसक रहा था, उसका शरीर कांप रहा था। आर्यन, जो खुद भी बहुत डरा हुआ था, फिर भी बड़े भाई की तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था। डरो मत, मैं यहां हूं। माँ और पापा विक्रम जरूर हमें बचाने आएंगे। सच में भैया? हाँ, सच में। पापा विक्रम बहुत मजबूत हैं। वो बुरे लोगों को मारेंगे और हमें माँ के पास वापस ले जाएंगे। दोनों बच्चों का उस पिता पर मासूम और अटूट विश्वास, जिससे वे कुछ ही दिनों से करीब आए थे, उस अत्यधिक डर पर काबू पाने की उनकी एकमात्र ताकत बन गया था। बाहर तानिया की मां द्वारा किराए पर लिए गए 2 आदमी सुस्ती से सिगरेट पीते हुए पहरा दे रहे थे। मालकिन ने कहा है कि बस उन्हें एक रात यहां रखना है। कल तक उनका बाप डर के मारे खुद ही मालकिन के पास वापस आ जाएगा। सच में आसान काम के अच्छे पैसे, बस उन दोनों बच्चा पर तरस आता है। तभी बाहर से कई मोटर बाइक और एक कार अचानक आ पहुंची। उनकी हेडलाइट्स सीधे गोदाम पर पड़ी, जिससे एक कोना रोशन हो गया। विक्रम, संजय और उनके कुछ दोस्त गाड़ियों से नीचे उतरे। उनका जोश चरम पर था। दोनों पहरेदार घबरा गए। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही संजय के समूह ने उन पर हमला कर उन्हें काबू में कर लिया। मेरे बच्चे कहाँ हैं? विक्रम ने एक आदमी का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखें एक जंगली जानवर की तरह चमक रही थी। गोदाम के अंदर, वो आदमी डर से हकलाया। विक्रम ने और कुछ नहीं कहा। उसने अपनी पूरी ताकत से लकड़ी के सड़े हुए दरवाजे पर लात मारी और अंदर घुस गया। कमरा अंधेरा और गंदा था। वो चिंता से भरी बैठी हुई आवाज में चिल्लाया, आर्यन, आरव, पापा यहां हैं। पापा? 2 कमजोर लेकिन उम्मीद भरी आवाजें कमरे के एक कोने से आईं। विक्रम आवाज का पीछा करते हुए गया। उसने देखा कि उसके 2 छोटे फरिश्ते एक दूसरे से लिपटे हुए कांप रहे थे। उनके कपड़े गंदे थे, चेहरे आंसुओं और धूल से सने हुए थे। पापा, मुझे ठंड लग रही है। आरव अपने पिता की छाया देखकर सिसकने लगा। ये दृश्य देखकर विक्रम का दिल टुकड़ों में टूट गया। उसकी सारी ताकत, सारा गुस्सा अचानक गायब हो गया। बस असीम दर्द और प्यार बचा था। वो दौड़ कर गया, घुटनों के बल बैठ गया और दोनों बच्चों को अपनी गोद में भर लिया। पापा आ गए, पापा को माफ कर दो, पापा को माफ कर दो बच्चों। उसने उन्हें कसकर, बहुत कसकर गले लगाया, जैसे डर हो कि अगर उसने एक पल के लिए भी हाथ ढीले किए तो वे फिर से गायब हो जाएंगे। जिंदगी में पहली बार वो कठोर आदमी, वो युवा करोड़पति जिसने कभी एक आंसू नहीं बहाया था, एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। वो अपनी मूर्खता पर रोया, उस दर्द पर रोया जो उसके बच्चों ने सहा था, उन कीमती सालों पर रोया जो खो गए थे। संजय और बाकी सब दरवाजे के बाहर चुपचाप
उस आंसुओं से भरे पुनर्मिलन को देख रहे थे। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। उस रात उस वीरान गोदाम में न केवल 2 बच्चों को बचाया गया था, बल्कि एक पिता ने अपनी आत्मा को भी वापस पा लिया था। अगली सुबह छोटे से गांव में जैसे भूकंप आ गया हो। मीरा के दोनों बच्चों के अपहरण और फिर रात में खुद विक्रम द्वारा उन्हें ढूंढकर बचाने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मीरा के बारे में पहले की बुरी अफवाहें अचानक बंद हो गईं। लोग अब इस घटना को एक अलग नजर से देखने लगे। एक ऐसी नजर जो मां बेटों के लिए सहानुभूति और क्रूर अपराधी के लिए गुस्से से भरी थी। विक्रम ने इस मामले को दबने नहीं दिया। वो जानता था कि यही समय है जब उसे न केवल मीरा और बच्चों की रक्षा के लिए बल्कि अपनी जिम्मेदारी को साबित करने और उन्हें उनका सम्मान वापस दिलाने के लिए भी कुछ करना होगा। उसने दृढ़ता से मीरा से कहा, तुम और बच्चे कपड़े बदल लो। हमें एक जगह जाना है, मीरा ने चिंता से पूछा। गांव के चौक पर, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी, जिसमें इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुझे सब कुछ एक बार और हमेशा के लिए साफ करना है। गांव का चौक, एक पवित्र स्थान और पूरे समुदाय की गतिविधियों का केंद्र। विक्रम ने रामलाल काका और गांव के कुछ बुजुर्गों से सभी को एक बैठक के लिए सूचित करने का अनुरोध किया था। उसने कहा कि वो एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता है। जब विक्रम, आर्यन और आरव का हाथ पकड़े हुए और मीरा पीछे पीछे चौक में दाखिल हुए तो सभी की निगाहें उन पर टिक गई। कुछ जिज्ञासु थे, कुछ असहज थे, कुछ एक अच्छे नाटक का इंतजार कर रहे थे। तभी तानिया की लाल मर्सिडीज फिर से आ पहुंची। तानिया और उसकी मां कार से उतरी। उनके चेहरे गुस्से से तमतमाए हुए थे। उन्होंने सुना था कि विक्रम ने गांव वालों को इकट्ठा किया है और वे तुरंत समझ गए कि वो क्या करने वाला है। विक्रम, तुम यहां ये क्या तमाशा कर रहे हो? तानिया दौड़ कर आई। विक्रम का हाथ मीरा से छुड़ाने की कोशिश की। विक्रम ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। तमाशा? यहां तमाशा करने वाली तुम हो तान्या। उसने और कुछ नहीं कहा। मीरा और दोनों बच्चों को लेकर सीधे चौक के चबूतरे पर चढ़ गया, सभी गांव वालों का सामना करते हुए। उसने गहरी सांस ली, रामलाल काका से लाउडस्पीकर लिया। गांव के सभी भाइयों और बहनों, विक्रम की आवाज साफ और दृढ़ थी, पूरे चौक में गूंज रही थी। आज मैं विक्रम सिंह एक सच बताना चाहता हूं, जिसे मैंने कायरतापूर्वक 7 सालों तक छिपाया और भुला दिया। सभी लोग सांस रोके चुपचाप सुन रहे थे। विक्रम मीरा की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में पछतावा और प्यार भरा था। ये महिला जो मेरे बगल में खड़ी है, मीरा शर्मा, कोई अजनबी नहीं है। वो वही है जिसे मैंने गहरा प्यार किया था, जिसे मैंने 7 साल पहले कायरतापूर्वक छोड़ दिया था। गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई। उसने झुककर दोनों बच्चों के कंधों पर हाथ रखा। और ये दोनों बच्चे, आरव और आर्यन, नाजायज नहीं हैं, जैसा कि बुरी अफवाहों में कहा गया है। वे मेरे अपने बच्चे हैं। इस सिंह परिवार का खून है। एक ऐसी घोषणा जो पत्थर की लकीर की तरह थी। सभी लोग हैरान थे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पिछले 7 सालों में मेरी मूर्खता और कायरता के कारण और दूसरों के धोखे और साजिशों के कारण इन माँ बेटों ने अनगिनत दुख और अपमान सहे हैं। और मैं एक झूठी अमीरी में जी रहा था, ये जाने बिना कि मेरे 2 बच्चे हैं। मैं एक बुरा पिता हूं, एक नालायक आदमी हूं। वो मुड़ा और सीधे तान्या और उसकी मां को देखा, जो नीचे चौक में जड़वत खड़ी थीं। और कल जब पैसे का इस्तेमाल हमें अलग करने के लिए नहीं किया जा सका, तो किसी ने बेरहमी से इन 2-4 साल के बच्चों का अपहरण कर लिया। वो अपराधी यहीं आप सबके सामने खड़ा है। उसने सीधे तान्या और उसकी मां की ओर इशारा किया। सभी की निगाहें तुरंत उन पर टिक गईं। तान्या की मां का चेहरा खून रहित हो गया। तान्या हकलाते हुए इनकार करने की कोशिश कर रही थी। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? संजय भीड़ से बाहर आया। उसने अपने फोन पर ऑडियो फाइल चालू कर दी। दोनों अपहरणकर्ताओं की आवाज साफ साफ कबूल कर रही थी कि उन्हें काम पर रखने वाली तान्या की मां श्रीमती वर्मा थी। सच इस तरह से सामने आया था कि कोई इनकार नहीं कर सकता था। लोग गुस्से से चिल्ला उठे। तान्या निराशा में चिल्लाई। उसने अपना सारा विवेक खो दिया था। विक्रम, तुम पागल हो गए हो। तुम इन गंवार माँ बेटों के लिए सब कुछ छोड़ने वाले हो। तुम पछताओगे, तुम जरूर पछताओगे। विक्रम ने उसे गुस्से से नहीं बल्कि दया से देखा।
पछतावा? एकमात्र चीज जिसका मुझे पछतावा है वो ये है कि मैं जल्दी वापस नहीं आया। इससे बड़ा कोई पछतावा नहीं हो सकता कि मेरे अपने बच्चे मुझे 4 साल तक अंकल कहते रहे। वो गांव वालों की ओर मुड़ा। उसकी आवाज धीमी लेकिन शक्तिशाली थी। आज से मीरा और मेरे दोनों बच्चे मेरे परिवार का हिस्सा हैं। जो कोई भी उन्हें छुएगा वो मुझसे, विक्रम सिंह से पंगा लेगा। उन्होंने जो भी अपमान, जो भी दुख सहा है, मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसकी भरपाई करने में लगा दूंगा। ये मेरा परिवार है। उसने अपनी बाहें फैलाकर मीरा और दोनों बच्चों को गले लगा लिया। एक ऐसा आलिंगन जो सुरक्षा और संरक्षण से भरा था, पूरे गांव के सामने। उसने आधिकारिक तौर पर अपने परिवार को स्वीकार कर लिया था। उसकी घोषणा ने न केवल सभी अफवाहों को खत्म कर दिया, बल्कि ये एक वादा भी था, उनके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत। गांव के चौक पर उस दृढ़ घोषणा के बाद विक्रम ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने जो पहला काम किया वो एक शानदार बंगला बनाना नहीं था, बल्कि गांव के कुछ कारीगरों के साथ मिलकर उस टपकती हुई झोपड़ी को तोड़ना था जो कभी मीरा और बच्चों के दुख भरे जीवन का ठिकाना थी। तुम ये क्या कर रहे हो? मीरा घबरा गई जब उसने विक्रम को पुरानी मिट्टी की दीवार पर एक बड़ा हथौड़ा मारते देखा। विक्रम मुस्कुराया, एक ऐसी सौम्य मुस्कान जो उसने बहुत समय से नहीं देखी थी। इसे तोड़ रहा हूं ताकि नया बना सकूं। मैं तुम्हें और बच्चों को एक दिन भी और ऐसी जगह पर नहीं रहने दे सकता। उसने ईंट या कंक्रीट नहीं चुना, उसने लकड़ी चुनी। उसने कहा कि लकड़ी का घर सादा होता है, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा, बिल्कुल परिवार के प्यार की तरह। वो एक सच्चा घर बनाना चाहता था, एक घर, ना कि एक ठंडा सोने का पिंजरा। हर दिन विक्रम निर्माण स्थल पर मौजूद रहता। अब वो शानदार सूट और चमचमाते जूते नहीं पहनता था। वो पुराने काम के कपड़े पहनकर कारीगरों के साथ लकड़ी उठाता, कीले ठोकता, छत डालता। उसका पसीना उस जमीन पर गिरता जहां मीरा और बच्चों ने इतने साल दुख में बिताए थे। उसने कहा कि यह पश्चाताप और प्रायश्चित का पसीना है। आरव और आर्यन बहुत खुश थे। उन्हें अब भारी कबाड़ की गाड़ी नहीं धकेलनी पड़ती थी। हर दिन वे निर्माण स्थल के चारों ओर दौड़ते। उनकी आंखें अपने पिता को काम करते हुए देखकर चमक उठती थीं। उनके लिए पसीने से लथपथ एक घर बनाते हुए अपने पिता की छवि किसी भी फिल्म के सुपर हीरो से ज्यादा वीर और महान थी। पापा, आप ये क्या बना रहे हैं? आरव ने उत्सुकता से पूछा जब उसने विक्रम को ध्यान से एक लकड़ी का तख्ता तराशते देखा। पापा एक खिड़की बना रहे हैं ताकि हर सुबह सूरज की रोशनी कमरे में आकर मेरे 2 आलसी बच्चों को जगा सके। विक्रम ने काम करते हुए बच्चों को छेड़ा। हम आलसी नहीं हैं, आर्यन ने मुंह फुलाया, लेकिन फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। मीरा दूर से उन तीनों को देख रही थी। उसका दिल एक अजीब गर्मजोशी से भर गया था। इतने सालों का घाव अभी भी वहां था। वो तुरंत ठीक नहीं हो सकता था, लेकिन विक्रम के हर काम में जो ईमानदारी थी वो धीरे धीरे उसे भर रही थी। उसे अब एक दूर का ठंडा सीईओ नहीं, बल्कि एक साधारण आदमी दिख रहा था जो अपनी खोई हुई चीजों को फिर से बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। घर बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गया। एक सादा लेकिन मजबूत 3 कमरों का लकड़ी का घर, ठीक उसी पुरानी झोपड़ी की जमीन पर बना था। लाल खपरेल की छत, नीले रंग से रंगी लकड़ी की खिड़कियां। घर के सामने विक्रम ने एक छोटा सा आंगन बनाया और खुद एक बोगनविलिया की बेल लगाई। उसने कहा कि बाद में आर्यन और आरव को खेलने की जगह मिलेगी और मीरा को चांदनी रात में बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेने की। नए घर में जाने के दिन मीरा को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि विक्रम ने सब कुछ तैयार कर लिया था। नए आरामदायक बिस्तर से लेकर खाने की मेज और रसोई के छोटे छोटे बर्तनों तक, सब कुछ सादा, आरामदायक और बिना किसी दिखावे के था। नए घर में पहली रात अचानक बारिश होने लगी। अपनी गहरी आदत के अनुसार मीरा चौंक कर जाग गई और अनजाने में ही टपकते पानी को इकट्ठा करने के लिए बर्तन ढूंढने लगी। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अब पहले जैसी दिल दहला देने वाली टपटप की आवाज नहीं थी, बस छत पर बारिश की एक समान सुखद आवाज थी। ये एक लोरी की तरह लग रही थी। उसने अपने दोनों बच्चों को देखा जो नए बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे थे। उनके चेहरे गुलाबी थे और वे सपने में मुस्कुरा रहे थे। तभी आरव ने धीरे से करवट ली। उसने आंखें मली
और नींद में ही धीरे से कहा, इतना कि मीरा सुन सके, माँ, हमारा घर अब नहीं टपकता। शांत बारिश की रात में एक बच्चे का वो साफ वाक्य सुनकर मीरा अपने आंसू नहीं रोक सकी, लेकिन इस बार ये खुशी और शांति के आंसू थे। वो बरामदे में बाहर आई, जहां विक्रम चुपचाप बारिश देख रहा था। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज अभी भी भरी हुई थी। विक्रम मुड़ा और उसे देखा। उसकी आंखें कोमल और गर्म थी। धन्यवाद मत कहो, ये मेरा काम था। मीरा, ये हमारा घर है। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार मीरा ने हाथ नहीं खींचा। उसके हाथ की गर्मी, जो मेहनत के कारण खुरदरी हो गई थी, ने उसे एक पूर्ण सुरक्षा और विश्वास का एहसास कराया। आंगन में नई लगाई गई बोगनविलिया की बेल भी जैसे अंकुरित होने लगी थी, एक उज्जवल भविष्य का वादा करते हुए। मीरा और बच्चों का जीवन एक नए, शांतिपूर्ण और पूर्ण अध्याय में प्रवेश कर चुका था, लेकिन मुश्किलें अभी भी उन्हें पूरी तरह से छोड़ने को तैयार नहीं थीं। एक सुबह जब विक्रम बरामदे में बैठकर आर्यन और आरव को अक्षर सिखा रहा था, तानिया की लाल मर्सिडीज गली के कोने पर फिर से दिखाई दी। इस बार तानिया अकेली में ही थी। वो अपनी मां के साथ थी। अपहरण का मामला सामने आने के बाद तान्या के परिवार की प्रतिष्ठा बुरी तरह प्रभावित हुई। बड़े व्यापारिक साझेदारों ने उनसे दूरी बना ली। कंपनी के शेयर तेजी से गिरने लगे। तान्या की मां श्रीमती वर्मा ने हर संभव कोशिश की, लेकिन स्थिति को नहीं बचा सकीं। जल्द ही शक्तिशाली वर्मा समूह ने आधिकारिक तौर पर दिवालिया होने की घोषणा कर दी। श्रीमती वर्मा समझ गई थीं कि स्थिति को बचाने और फिर से शुरुआत करने का एकमात्र तरीका विक्रम की माफी और समर्थन हासिल करना है। वे दोनों माँ बेटी आंगन में आईं। अब उनमें पहले जैसा अहंकार और घमंड नहीं था। श्रीमती वर्मा का चेहरा थका हुआ था और तान्या दुबली पतली, रो रोकर उसकी आंखें सूज गई थीं। विक्रम, श्रीमती वर्मा ने कहा। उनकी आवाज पश्चाताप से कांप रही थी। बेटा, मैं जानती हूं कि मैं गलत थी। बेटा, कृपया मेरी नासमझी और अंधेपन के लिए मुझे माफ कर दो। वो घुटनों के बल बैठने वाली थी, लेकिन विक्रम ने जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें रोक दिया। आंटी, ऐसा मत कीजिए, जो हुआ सो हुआ। तान्या आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने विक्रम को देखा। उसकी आंखों में दर्द और एक उम्मीद थी। विक्रम, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी गलती है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम्हें खोने से बहुत डरती थी। इसीलिए मैंने ये सब बेवकूफ़ी भरे काम किए। क्या तुम मुझे इस बार माफ कर सकते हो? मीरा घर के अंदर से बाहर आई, चुपचाप दरवाजे पर खड़ी रही। एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस चुपचाप देख रही थी। आरव और आर्यन अजनबियों को देखकर झिझकते हुए अपने पिता के पीछे छिप गए। उनकी आंखों में सतर्कता थी। विक्रम ने तान्या को देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। तान्या, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? तान्या ने एक मशीन की तरह जल्दी जल्दी सिर हिलाया। मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूं विक्रम। विक्रम एक उदास मुस्कान के साथ मुस्कुराया। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। पिछले 7 सालों में क्या तुमने कभी मुझसे पूछा कि क्या मैं सच में खुश हूं? क्या तुमने कभी उन रातों को नोटिस किया जब मैं सो नहीं पाता था? उन पलों को जब मैं चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहता था? या तुम्हें बस इस बात की परवाह थी कि मैं कौन हूं, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? एक शानदार जिंदगी, एक ऐसा रुतबा जिसकी दूसरे लोग प्रशंसा करें? तान्या चड़वत हो गई। उसने इन बातों के बारे में कभी नहीं सोचा था। उसके लिए प्यार का मतलब कब्जा करना था। विक्रम एक जीत की ट्रॉफी की तरह था, उसकी सफलता का प्रतीक। विक्रम ने आगे कहा। उसकी आवाज साफ और स्पष्ट थी। तुम मुझसे प्यार नहीं करती तान्या। तुम सिर्फ करोड़पति विक्रम सिंह की पत्नी के खिताब से प्यार करती हो। तुम दूसरों की प्रशंसा से प्यार करती हो। उस शानदार जिंदगी से प्यार करती हो जो मैं तुम्हें देता था। तुम उस जीत की भावना से प्यार करती हो जो तुमने मुझे मीरा से छीनकर हासिल की थी। ये प्यार नहीं है, ये स्वार्थ और महत्वाकांक्षा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तान्या ने ना में सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन वो जानती थी कि विक्रम ने एक एक शब्द सच कहा था। विक्रम मीरा की ओर मुड़ा, उस महिला की ओर जिसने उसके लिए इतना दुख सहा था, जो अब भी चुपचाप बिना किसी शिकायत के खड़ी थी। फिर उसने अपने 2 बच्चों को देखा जो उसके और मीरा के प्यार का प्रतीक थे। सच्चा प्यार, विक्रम ने कहा,
उसकी आंखें अभी भी मीरा पर टिकी थीं, जैसे वो पूरी दुनिया से कह रहा हो। तब होता है जब तुम जिसे प्यार करते हो उसे खुश देखकर तुम्हें भी खुशी महसूस होती है। ये त्याग करने की इच्छा है, ना कि कब्जा करने की। ये क्षमा है, ना कि अंधी ईर्ष्या। ये तब होता है जब मेरे जैसे एक बुरे आदमी को भी एक महिला फिर से शुरुआत करने का मौका देने को तैयार हो। वो तान्या की ओर मुड़ा, उसकी आंखें दृढ़ थी। मेरे पास एक बार ऐसा प्यार था और मैंने मूर्खतापूर्वक उसे खो दिया। अब मैंने उसे फिर से पा लिया है। मैं एक और गलती नहीं कर सकता। हमारा रिश्ता सच में खत्म हो गया है तान्या। विक्रम के शब्द निर्णायक थे। उन्होंने तान्या को कोई उम्मीद नहीं दी। वो समझ गई कि सब कुछ खत्म हो गया है। उसके सामने जो आदमी था वो अभी भी विक्रम था, लेकिन उसका दिल अब उसका नहीं था। श्रीमती वर्मा ने देखा कि स्थिति को नहीं बचाया जा सकता, तो उन्होंने अपनी बेटी का हाथ खींचा। चलो बेटा, अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। तान्या ने अपनी मां को खींचने दिया, लेकिन कार में बैठने से पहले उसने आखिरी बार विक्रम को देखा। उसकी आवाज दर्द से टूट रही थी। विक्रम, मैं तुमसे प्यार करती थी या तुम्हारी चीजों से, इस सवाल पर मैं सोचूंगी। तुम्हें खुशियां मिले। कार तेजी से चली गई, एक खामोशी छोड़ गई। देर से मांगी गई माफी कही जा चुकी थी। लेकिन वो टूटी हुई चीजों को नहीं जोड़ सकती थी। ये बस एक गलतियों और झूठ से भरे अतीत को आखिरी अलविदा था। शांतिपूर्ण जीवन वास्तव में लौट आया। विक्रम ने आरव और आर्यन को किंडरगार्टन में दाखिला दिलाने का फैसला किया। उसने शहर के महंगे अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों को नहीं चुना, बल्कि दोनों बच्चों को गांव के प्री स्कूल में नामांकित किया, जहां उनके हमउम्र दोस्त थे। गांव का परिचित और गर्मजोशी भरा माहौल था। स्कूल के पहले दिन आर्यन और आरव बहुत उत्साहित थे। उन्होंने नए कपड़े पहने थे, नए बैग टांगे थे, जिन पर सुपर हीरो की तस्वीरें थीं, जो उनके पिता ने खरीदी थीं। विक्रम और मीरा ने मिलकर दोनों बच्चों को क्लास तक पहुंचाया। अपने दोनों छोटे बच्चों को जल्दी से दोस्तों के साथ घुलते मिलते देखकर उनके दिल में एक अजीब सी गर्मजोशी भर गई। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली। बच्चे कभी कभी बहुत मासूम होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत क्रूर भी। बड़ों की कहानियां, अफवाहें जो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थीं, उनकी मासूम दुनिया में घुस गई थीं। खेल के समय टीटू नाम का एक लड़का, जो गांव के एक ऐसे व्यक्ति का बेटा था जो मीरा को पसंद नहीं करता था, दौड़कर आया और आर्यन को जोर से धक्का दिया। मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगा। आर्यन हैरान था। क्यों नहीं खेलोगे मेरे साथ? मेरी माँ कहती है कि तेरे पापा तेरी माँ से प्यार नहीं करते। तेरे पापा तेरी माँ को छोड़कर किसी और के साथ चले गए थे। तेरे पापा को तुम लोगों की जरूरत नहीं है। टीटू ने अकड़कर जोर से कहा, ताकि बाकी दोस्त भी सुन सकें। कुछ और बच्चे भी हंसने लगे। हाँ, जिसके पापा मम्मी प्यार नहीं करते। आर्यन ने होंठ भींच लिए। उसके छोटे छोटे हाथ मुट्ठियों में बंध गए। वो रोया नहीं, लेकिन उसकी आंखें लाल हो गईं। उसे अपने पापा की बात याद थी, जो उन्होंने चौक पर कही थी। उसे अपने पापा का गर्मजोशी भरा आलिंगन याद था। नहीं, मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं, आर्यन ने कांपती आवाज में जवाब दिया। मेरे पापा मुझसे, मेरे भाई आरव से और मेरी माँ से भी प्यार करते हैं। झूठा कहीं का। टीटू हंसा। अगर प्यार करते तो इतने दिन तक दूर क्यों रहते? मेरे पापा तो रोज मम्मी और मेरे साथ खाना खाते हैं। टीटू की बात एक चाकू की तरह आर्यन के दिल में चुभ गई। हाँ, पापा इतने दिन तक दूर क्यों थे? अब पापा क्यों वापस आए? एक 4 साल का बच्चा बड़ों की जटिल और उलझी हुई बातों को नहीं समझ सकता। एक छोटा सा संदेह उसके मासूम मन में घर करने लगा। आरव ने देखा कि उसके भाई को तंग किया जा रहा है, तो वो दौड़कर आया, अपनी बाहें फैलाकर अपने भाई के सामने खड़ा हो गया। तुम लोग भैया आर्यन से ऐसे बात नहीं कर सकते। पापा विक्रम हमसे प्यार करते हैं। पापा विक्रम? देखा, ये तो उन्हें पापा भी नहीं कहता, ये पापा विक्रम कहता है। टीटू को और मजाक उड़ाने का मौका मिल गया। वो खिलखिलाकर हंसने लगा। बच्चों की लड़ाई को टीचर ने देख लिया और समय पर रोक दिया। लेकिन दिल का घाव वहीं रह गया, सुलगता और दर्द करता रहा। शाम को विक्रम बच्चों को लेने आया। उसने देखा कि दोनों बच्चे सुबह की तरह खुश और उत्साहित नहीं थे। वे चुपचाप उसके बगल में चल रहे थे, एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। घर पहुंचकर खाने के समय आर्यन ने अचानक चम्मच रख दी। उसकी आंखों में आंसू थे। पापा,
हाँ बेटा, क्या हुआ? विक्रम ने धीरे से पूछा। क्या आप सच में हमसे प्यार नहीं करते? विक्रम सन रह गया। मीरा भी चिंता से अपने बेटे को देखने लगी। बेटा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। स्कूल में दोपहर से दबा हुआ सारा दुख अब फूट पड़ा था। टीटू कह रहा था, वो कह रहा था कि पापा ने माँ और हमें छोड़ दिया था। पापा को हमारी ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि अगर पापा प्यार करते तो इतने दिन दूर नहीं रहते। बेटे के टूटे फूटे शब्द हजारों सुइयों की तरह विक्रम के दिल में चुभ रहे थे। उसे एहसास हुआ कि चाहे वो कितनी भी भरपाई करने की कोशिश करे, अतीत के घाव अभी भी वहां थे, सुलग रहे थे और किसी भी समय उसके बच्चों को दर्द दे सकते थे। उसने कोई सफाई नहीं दी, कोई बहाना नहीं बनाया। वो उठा और आर्यन को अपनी गोद में ले लिया। पापा को माफ कर दो, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। पापा को बहुत देर से वापस आने के लिए माफ कर दो। उसने बेटे को कसकर गले लगाया ताकि वो उसके बिना शर्त प्यार को महसूस कर सके। लेकिन बेटा, पापा पर विश्वास करो। पापा आर्यन से, आरव से और माँ मीरा से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बड़ों की बातें बहुत जटिल होती हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो पापा तुम्हें सब बताएंगे। लेकिन एक बात कभी नहीं बदलेगी, वो ये है कि पापा तुमसे प्यार करते हैं। आरव भी दौड़कर पापा के पैरों से लिपट गया। मुझे आप पर विश्वास है, टीटू झूठ बोल रहा था। आर्यन अभी भी रो रहा था। लेकिन उसका रोना अब धीमा हो गया था। उसने अपना सिर पापा के गर्म सीने में छिपा लिया, सुरक्षा और संरक्षण ढूंढ रहा था। उसने अपनी नम आंखें उठाईं और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने विक्रम और मीरा दोनों का गला भर दिया। पापा, आप मुझसे प्यार करते हैं? बस आप देर से आए हैं ना पापा? हाँ बेटा। विक्रम ने बेटे के माथे पर चूमा। उसके आंसू भी बहने लगे थे। पापा देर से आए, लेकिन पापा वादा करते हैं कि अब से पापा कहीं नहीं जाएंगे। पापा हर दिन यहाँ रहेंगे, तुम दोनों को स्कूल ले जाने के लिए, तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए, ठीक है? जी। आर्यन ने सिर हिलाया। उसकी छोटी बाहें पापा के गले में कस गईं। उस रात विक्रम को एहसास हुआ कि एक घर बनाना आसान है, लेकिन बच्चों के दिल में विश्वास फिर से बनाना और अदृश्य घावों को भरना, ये एक बहुत लंबा और कठिन सफर है। स्कूल की घटना के बाद विक्रम जानता था कि उसे घर बनाने या भौतिक चीजों की भरपाई करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ करने की जरूरत है। उसे मीरा और बच्चों को एक आधिकारिक पहचान देनी थी, दुनिया के तानों के सामने सबसे मजबूत गारंटी। एक शाम जब पूरा परिवार पिछवाड़े आंगन में इकट्ठा था, विक्रम अचानक मीरा के सामने एक घुटने पर बैठ गया। उसके हाथ में हीरे की चमचमाती अंगूठी नहीं थी, बल्कि घास के तिनकों से जल्दी में बनाई गई एक सादी और सच्ची अंगूठी थी। आरव और आर्यन ने हैरानी से आंखें फाड़ लीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। मीरा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विक्रम की आवाज सच्ची और विनती भरी थी, जिसमें कोई दिखावा नहीं था। मैं जानता हूं कि अब ये कहना बहुत देर हो चुकी है। मैं ये भी जानता हूं कि मैंने तुम्हें जो घाव दिए हैं वे पूरी तरह से नहीं मिट सकते। लेकिन ये शादी का प्रस्ताव। उसने सिर उठाकर सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में सारा पछतावा और असीम प्यार भरा था। गलती सुधारने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है ताकि मैं आधिकारिक तौर पर इन बच्चों का पिता बन सकूं। ताकि मैं तुम्हें गर्व से अपनी पत्नी कह सकूं, ताकि हर सुबह उठकर मैं तुम तीनों को देख सकूं, ताकि हम सच में एक परिवार बन सकें। मीरा जड़वत हो गई। उसके गालों पर आंसू बहने लगे। 7 साल पहले उसने ऐसे शादी के प्रस्ताव का सपना अनगिनत बार देखा था, लेकिन उसके सामने वाले आदमी ने तब एक अलग रास्ता चुना था। अब इतने तूफानों के बाद वो यहां एक साधारण घास की अंगूठी के साथ घुटनों पर बैठा था, लेकिन एक ऐसे सच्चे दिल के साथ जो दुनिया के किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती था। वो कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही आरव दौड़कर अपनी माँ से लिपट गया। माँ, हाँ कह दो, प्लीज माँ, हाँ कह दो। आर्यन भी आगे बढ़ा, मीरा का हाथ पकड़कर हिलाने लगा। माँ, पापा से शादी कर लो ताकि टीटू मुझे और परेशान ना करे। दोनों बच्चों के मासूम शब्दों ने एक जादुई दवा की तरह काम किया। मीरा के दिल में बची सारी हिचकिचाहट और घावों को भर दिया। उसने विक्रम को देखा और फिर अपने 2 बच्चों को। हाँ,
वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही थी, उसे अपने बच्चों को एक पूरा घर देना था, एक सच्चा परिवार। उसने धीरे से सिर हिलाया, खुशी के आंसू फूट पड़े। मैं तैयार हूं। विक्रम खुशी से झूम उठा। उसने कांपते हुए घास की अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। वो उठा और तीनों को अपनी गोद में भर लिया, एक बहुत कसकर। बहुत गर्मजोशी भरा आलिंगन। पापा, आरव उसकी बाहों में खुशी से चिल्लाया। तो अब आप हमेशा हमारे घर में रहेंगे, है ना? आप अब कहीं नहीं जाएंगे, है ना पापा? हाँ बेटा, विक्रम मुस्कुराया, आरव के माथे पर एक चुंबन दिया। पापा अब हमेशा यहीं रहेंगे, कभी कहीं नहीं जाएंगे। शादी किसी 5 सितारा होटल में नहीं हुई, ना ही सुपर कारों का काफिला था, ना ही मीडिया की भीड़। ये बस एक छोटी सादी शादी थी, जो घर के आंगन में उसी बोगनविलिया की बेल के नीचे हुई जिसे विक्रम ने लगाया था। मेहमानों में केवल संजय, रामलाल काका और वे करीबी पड़ोसी थे जिन्होंने मुश्किल दिनों में मीरा और बच्चों की मदद की थी। मीरा ने एक सादी पवित्र सफेद साड़ी पहनी थी। विक्रम ने एक अच्छा सूट पहना था। 2 छोटे सहबाले कोई और नहीं बल्कि आरव और आर्यन थे। उन्होंने सफेद शर्ट और बोटाई पहनी थी। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे और वे हर जगह दौड़ रहे थे। तालियों और लोगों की सच्ची शुभकामनाओं के बीच विक्रम ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे एक असली शादी की अंगूठी पहनाई। अंगूठी बहुत ज्यादा सजी धजी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर चारों के नाम खुदे थे, विक्रम, मीरा, आरव, आर्यन। उसने फुसफुसाया, इतना कि बस वो सुन सके। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। मीरा ने जवाब दिया। उसके होठों पर एक उज्जवल मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो 7 सालों में कभी नहीं दिखाई दी थी। ये एक शांत, बिना दिखावे की शादी थी, लेकिन इसमें परिवार शब्द का पूरा अर्थ समाहित था। ये एक नए सफर की शुरुआत थी, जहां तूफान पीछे रह गए थे और अब बस प्यार, क्षमा और बच्चों की खिलखिलाहट थी। जबकि विक्रम का छोटा सा परिवार खुशियों और हंसी से भरा था, वहीं दूसरी ओर तान्या का जीवन एक गहरे, अंतहीन गड्ढे में गिर गया था। विक्रम द्वारा सगाई तोड़ने और सबके सामने सब कुछ उजागर करने के बाद तान्या के परिवार की कंपनी डूबने लगी। बड़े साझेदारों ने अनुबंध रद्द कर दिए, शेयरधारक भाग गए, बैंक ने कर्ज वसूलना शुरू कर दिया। तान्या की मां श्रीमती वर्मा ने हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बचा सकी। जल्द ही शक्तिशाली वर्मा समूह ने आधिकारिक तौर पर दिवालिया होने की घोषणा कर दी। शानदार बंगला, महंगी कारें, लग्जरी ब्रांड की चीजें, सब कुछ सील कर दिया गया। एक राजकुमारी की तरह रेशम और मखमल में पली बढ़ी तान्या अचानक एक कंगाल बन गई, जिसके पास कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन सबसे बुरी बात पैसे का जाना नहीं था। सबसे बुरी बात यह थी कि उसकी अपनी मां ने उसे छोड़ दिया था। श्रीमती वर्मा, एक व्यवहारिक और क्रूर महिला, जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अब किसी काम की नहीं रही, वो उन्हें अपना साम्राज्य फिर से बनाने में मदद नहीं कर सकती, तो उन्होंने सारा दोष तान्या पर डाल दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी मूर्खता और ईर्ष्या के कारण मैंने सब कुछ खो दिया। एक तीखी लड़ाई के बाद श्रीमती वर्मा ने जो कुछ भी बचा था उसे इकट्ठा किया और अकेले विदेश में एक रिश्तेदार के पास रहने चली गईं। तान्या को उसके करियर और परिवार के मलबे के बीच अकेला छोड़ गईं। तान्या के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसे अपने आखिरी बचे हुए गहने बेचकर एक गरीब मजदूरों के इलाके में एक छोटा सीलन भरा कमरा किराए पर लेना पड़ा। जिस जिंदगी से वो कभी नफरत करती थी, अब वही उसकी क्रूर हकीकत थी। एक दिन अत्यधिक निराशा और अकेलेपन में तान्या अनजाने में एक बस पकड़कर विक्रम के गांव वापस आ गई। उसे खुद नहीं पता था कि वो वापस क्यों आई है। शायद वो बस अतीत का कुछ हिस्सा फिर से ढूंढना चाहती थी, भले ही वो एक दर्दनाक अतीत हो। वो पैदल चलकर बस्ती तक गई। दूर से ही उसे नया सुंदर लकड़ी का घर जर्जर झोपड़ियों के बीच चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने देखा कि बोगनविलिया की बेल फूलों से लदी हुई है और उस बेल के नीचे एक दृश्य ने उसके दिल में एक तेज दर्द पैदा किया। विक्रम एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर धैर्यपूर्वक आर्यन और आरव को कहानी सुना रहा था। मीरा बगल में बैठी एक ऊनी स्वेटर बुन रही थी। कभी कभी वो सिर उठाकर उन तीनों को देखती।
उसके होठों पर एक सौम्य और संतुष्ट मुस्कान होती। सुनहरी शाम की धूप उन पर पड़ रही थी, एक गर्म और शांतिपूर्ण पारिवारिक तस्वीर बना रही थी। दोनों बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। पापा, और पढ़ो, खरगोश और कछुए की दौड़ वाली कहानी बहुत अच्छी है। ठीक है पापा, आगे पढ़ते हैं। कछुआ धीमा था, लेकिन वो बहुत दृढ़ था। तान्या एक पेड़ के पीछे छिपकर चुपचाप देख रही थी। उसने देखा कि विक्रम अब वो ठंडा दूर का सीईओ नहीं था जिसे वो जानती थी। वो अब एक पिता, एक पति था। उसकी आंखें उस कोमलता से भरी थीं जो उसे कभी नहीं मिली थी। उसे अचानक विक्रम का सवाल याद आया, तुम मुझसे प्यार करती थी या मेरी चीजों से? अब उसके पास जवाब था। उसने उसकी चीजों से प्यार किया था, और जब उसके पास वे चीजें नहीं रहीं, जब उसने अपने परिवार के साथ एक सादा जीवन चुना, तो वो उसे पहले से कहीं ज्यादा अजनबी और खुश लग रहा था। एक गर्म आंसू तान्या के गाल पर लुढ़क गया। ये ईर्ष्या या नफरत का आंसू नहीं था, ये एहसास और देर से हुए पछतावे का आंसू था। उसे एहसास हुआ कि वो हार गई है, मीरा से नहीं बल्कि अपने ही स्वार्थ और महत्वाकांक्षा से। वो चुपचाप मुड़ी और ढलती शाम में चली गई। उसकी छाया लंबी, अकेली थी। उसे नहीं पता था कि कल क्या होगा, जिंदगी कहाँ जाएगी। लेकिन वो जानती थी कि उसकी जिंदगी का पुराना अध्याय सच में बंद हो गया है। शायद ये समय था कि वो एक अलग जिंदगी जीना सीखे, एक ऐसी जिंदगी जिसमें विक्रम नहीं था, कोई विलासिता नहीं थी, बस वो खुद थी। जीवन गांव की शांत नदी की तरह धीरे धीरे बहता रहा। विक्रम अपने बड़े समूहों को चलाने के लिए शहर वापस नहीं गया। उसने सारी शक्तियां संजय और निदेशक मंडल को सौंप दी। बस उतने ही शेयर अपने पास रखे जिससे परिवार एक आरामदायक लेकिन सादा जीवन जी सके। उसने मीरा से कहा, बहुत ज्यादा पैसा भी बस बेजान संख्याएं हैं। परिवार के साथ शांति ही सबसे कीमती संपत्ति है, जिसे कोई पैसा नहीं खरीद सकता। उसने गांव में ही रहना चुना। लकड़ी का घर उसकी पूरी दुनिया बन गया। सुबह वो जल्दी उठता और मीरा के साथ घर के पीछे छोटे से बगीचे में जाता। मीरा हरी भरी सब्जियों की क्यारियों की देखभाल करती और विक्रम अपने बनाए हुए मुर्गी के दड़बे में व्यस्त रहता। उसने जमीन खोदना, बीज बोना, मुर्गियों को दाना देना सीखा। वे हाथ जो केवल करोड़ों के अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के आदी थे, अब मेहनत से कठोर हो गए थे। लेकिन उसके होठों पर मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल और सच्ची थी। देखो, मेरी सब्जियों की क्यारी कितनी हरी भरी हो गई है, मीरा खुशी से अपनी सफलता दिखाती। मेरी मुर्गियां भी अंडे देने लगी हैं। विक्रम ने एक गरम अंडा उठाया। आज रात आर्यन और आरव के लिए स्वादिष्ट ऑमलेट बनेगा। दोनों बच्चे अब माता पिता दोनों के साथ जीवन के पूरी तरह से आदी हो गए थे। वे अब पहले की तरह शर्मीले और डरे हुए नहीं थे, बल्कि प्यार से भरे बच्चों की शरारत और चंचलता उनमें आ गई थी। स्कूल से वापस आने के बाद वे टीवी देखने के लिए घर में नहीं भागते, बल्कि आंगन में दौड़ते। आरव अपनी माँ को अपनी ड्राइंग में मिले 10 on 10 दिखाता। आर्यन अपने पापा के पास दौड़ता, अपने परिवार की एक टेढ़ी मेढ़ी तस्वीर दिखाता। तस्वीर में एक घर था, एक मुस्कुराता हुआ सूरज था और 4 लोग हाथ पकड़े हुए थे। शाम को पूरा परिवार खाने की मेज पर इकट्ठा होता। अब उबली हुई सब्जियों और पानी के साथ सफेद चावल का भोजन नहीं था। भोजन अब बेहतर था। मांस, मछली और वो ऑमलेट था जो दोनों बच्चों को पसंद था। लेकिन सबसे कीमती चीज मेज पर खाना नहीं थी, बल्कि परिवार का गर्मजोशी भरा माहौल था। हंसी मजाक की आवाजें, विक्रम का बच्चों से स्कूल के बारे में पूछना, मीरा का प्यार से अपने पति और बच्चों को खाना परोसना। खाने के बाद विक्रम अपने दोनों बेटों का निजी शिक्षक बन जाता। वो उन्हें कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं सिखाता था, वो उन्हें अक्षर, संख्याएं सिखाता, उन्हें साहस और दया की कहानियां सुनाता। उस दिन जब विक्रम दोनों बच्चों को लिखना सिखा रहा था, आरव ने कुछ देर ध्यान से लिखने के बाद छोटे से ब्लैकबोर्ड पर अपने पहले कुछ शब्द लिखे जो उसने खुद जोड़े थे। उसने अपना नाम नहीं लिखा, ना ही अपने माता पिता का। उसने एक बहुत ही खास सूत्र लिखा, पापा प्लस माँ प्लस आरव प्लस आर्यन बराबर हमारा घर। उसने गर्व से बोर्ड उठाकर पूरे परिवार को दिखाया।
विक्रम और मीरा ने अपने बेटे के टेढ़े मेढ़े लेकिन अर्थपूर्ण शब्दों को देखा। अनजाने में ही उन्होंने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखें नम थीं। हां, घर ईंट पत्थर से नहीं बनता, बल्कि प्यार से बनता है। घर वो जगह है जहां पापा, माँ और भाई बहन होते हैं। एक सरल सूत्र जो एक 4 साल का बच्चा समझ गया था, और वे बड़े लोग जिन्हें यह समझने में इतना समय, इतने दुख लगे थे। विक्रम ने अपनी बाहें फैलाकर तीनों को अपनी गोद में ले लिया। ये सादा घर उन शानदार बंगलों, उन विशाल संपत्तियों की तुलना में बहुत छोटा था, लेकिन उसके लिए ये दुनिया की हर चीज से ज्यादा पूर्ण और कीमती था, क्योंकि यहां वो सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी, प्यार, शांति और उन लोगों की खिलखिलाहट जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। उस रात चांद पूरी तरह से चमक रहा था। चांदनी खिड़की से होकर आर्यन और आरव के कमरे में उनके छोटे बिस्तरों पर पड़ रही थी। फर्श पर चांदी की धारियां बना रही थी। विक्रम और मीरा की आदत थी कि वे हर रात बच्चों को शुभ रात्रि कहने उनके कमरे में जाते थे, लेकिन आज जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने अंदर से फुसफुसाने की आवाज सुनी। उत्सुकतावश वे दोनों दरवाजे से चिपककर सांस रोके सुनने लगे। ये आर्यन और आरव की आवाज थी, जो सोने से पहले एक दूसरे से बात कर रहे थे। आरव, आर्यन ने धीरे से कहा, क्या तुमने देखा है कि माँ आजकल कितना मुस्कुराती हैं? भैया, आरव ने तुरंत जवाब दिया, माँ मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर लगती हैं। पापा भी बहुत मुस्कुराते हैं। वे अब वैसे उदास नहीं रहते जैसे जब वे नए आए थे। हाँ, आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे अब अपना घर बहुत पसंद है। हर दिन पापा और माँ दोनों के साथ खाना खाने को मिलता है। बहुत मज़ा आता है। मुझे भी पसंद है। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब पापा हम दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर आंगन में घुमाते है। दोनों बच्चे कुछ देर के लिए चुप हो गए, शायद अपनी अपनी खुशी की यादों में खोए हुए थे। फिर आरव ने फिर से फुसफुसाया। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। भैया आर्यन, मुझे डर लगता है। किस बात से डरते हो? मुझे डर है कि एक दिन पापा फिर से चले जाएंगे। जैसे टीचर कहानियों में सुनाती हैं, पापा काम करने दूर चले जाते हैं और फिर हमारे घर में पापा नहीं होंगे। बस हम तीनों माँ बेटे होंगे। एक बच्चे के अस्पष्ट डर ने विक्रम और मीरा का दिल बैठा दिया। वे सोच भी नहीं सकते थे कि जीवन शांत हो जाने के बावजूद अतीत की परछाइयां अभी भी उनके बच्चों के मासूम मन में इतनी गहराई से बसी हुई हैं। आर्यन ने बड़े भाई की तरह व्यवहार किया। उसने अपने भाई के कंधे पर थपथपाकर उसे सांत्वना दी। डरो मत, पापा ने वादा किया है कि वे कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अगर चले गए तो? आरव की आवाज अभी भी चिंता और असुरक्षा से भरी थी। कुछ देर सोचने के बाद आर्यन को एक विचार आया। चलो हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्या होती है भैया? हम भगवान से बात करते हैं। माँ कहती हैं कि अच्छे बच्चे जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान सब कुछ सुनते हैं। तो चलो प्रार्थना करते हैं भैया, जल्दी करो। विक्रम और मीरा ने सांस रोककर सुना। उन्होंने देखा कि उनके दोनों छोटे बच्चे बिस्तर पर उठकर बैठ गए, अपने छोटे छोटे हाथ छाती के सामने जोड़ लिए। आंखें बंद कर लीं। आर्यन ने पहले प्रार्थना शुरू की। उसकी आवाज एक बूढ़े आदमी की तरह गंभीर थी। हे भगवान, मैं आर्यन हूं। धन्यवाद भगवान कि आपने पापा विक्रम को हमारे पास वापस भेज दिया। मैं वादा करता हूं कि मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। मैं अब टीटू से नहीं लड़ूंगा। प्लीज भगवान, मेरे पापा मम्मी को फिर से अलग मत करना। अब आरव की बारी थी। उसने भी अपने भाई की नकल करते हुए हाथ जोड़े। उसकी आवाज झरने की तरह साफ थी। जी, मैं आरव हूं। मैं भी वादा करता हूं कि मैं खूब खाना खाऊंगा, नखरे नहीं करूंगा। प्लीज भगवान, मुझे हमेशा पापा और माँ के साथ खाना खाने देना। मुझे नए खिलौने नहीं चाहिए। अपने दोनों बच्चों की मासूम, सच्ची और दिल को छू लेने वाली प्रार्थना सुनकर मीरा खुद को रोक नहीं सकी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश की। विक्रम को भी लगा कि उसकी नाक जल रही है। उसने अपनी बाहें अपनी पत्नी के कंधों पर रखीं। दोनों एक दूसरे से लिपटकर खुशी और दुख में चुपचाप रो पड़े। उन्होंने अपने बच्चों को इतना बड़ा घाव दिया था कि अब उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस एक पूरा पारिवारिक भोजन, माता पिता दोनों की उपस्थिति थी। वे कमरे में नहीं गए। डर था कि वे बच्चों के उस पवित्र और निजी पल को भंग कर देंगे।
दोनों चुपचाप अपने कमरे में लौट आए। उस रात विक्रम ने मीरा को कसकर अपनी बाहों में लिया। उसने उसके कान में फुसफुसाया, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे, बच्चों से और अपनी अंतरात्मा से वादा करता हूं, बच्चों की प्रार्थना जरूर सच होगी। वो जानता था कि अब उसका वादा केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी, एक जीवन। वो सब कुछ है जिसे उसे अपनी बाकी की जिंदगी लगाकर बचाना और पूरा करना है। एक और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अपने बच्चों की प्रार्थना सुनने के बाद विक्रम परिवार के साथ हर कीमती पल को और भी ज्यादा संजोने लगा। वो अपने दोनों बेटों के लिए कुछ खास करना चाहता था, पैसे से नहीं, बल्कि अपने हाथों और प्यार से। उसे याद आया कि बगीचे के कोने में एक पुराना आम का पेड़ था जो सूख गया था। ये वही आम का पेड़ था जिसे उसके पिता ने तब लगाया था जब वो छोटा था। उसने फैसला किया कि वो उसी पेड़ की लकड़ी से आर्यन और आरव के लिए एक स्टडी टेबल बनाएगा, एक ऐसा तोहफा जिसमें पिता का प्यार और दादाजी की यादें दोनों हों। कई दिनों तक विक्रम आंगन में मेहनत करता रहा। उसने खुद पेड़ काटा, लकड़ी चीरी, आरी और छेनी की आवाज बगीचे के कोने में गूंजती रही। धूप से उसकी पीठ पसीने से भीग जाती, लकड़ी का बुरादा उसके बालों और चेहरे पर लग जाता, लेकिन उसके होठों पर हमेशा एक संतुष्ट मुस्कान होती। आर्यन और आरव बहुत उत्सुक थे। वे बार बार बाहर आते जाते, चहकते हुए पूछते, पापा, आप ये क्या कर रहे हैं जिससे इतनी धूल उड़ रही है? पापा एक जादू कर रहे हैं, विक्रम ने आंख मारकर रहस्यमयी ढंग से कहा। मीरा अपने पति को प्यार से देख रही थी। वो उसके लिए एक गिलास ठंडा नींबू पानी लाई। थोड़ी देर आराम कर लो, धीरे धीरे करो, कोई जल्दी नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं थका, विक्रम मुस्कुराया। एक ही सांस में पूरा गिलास पी गया। अपने 2 राजकुमारों के लिए काम करने में कितनी भी थकान हो, वो भी अच्छी लगती है। लगभग 1 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद आम की लकड़ी की स्टडी टेबल और कुर्सियां बनकर तैयार हो गईं। ये मशीनों से बना कोई निखुत उत्पाद नहीं था। रंग शायद एक जैसा ना हो, कोने शायद बिल्कुल तेज ना हो, लेकिन लकड़ी के हर रेशे में एक पिता का असीम प्यार चमक रहा था। विक्रम ने टेबल कुर्सियों को उस स्टडी कॉर्नर में रख दिया जो उसने बच्चों के कमरे में तैयार किया था। उसने ध्यान से चाकू से आर्यन और आरव के नाम दोनों कुर्सियों की पीठ पर उकेरे। उस रात वो दोनों बच्चों को कमरे में ले गया। टड़ा, ये है पापा का जादू। आर्यन और आरव ने हैरानी से आंखें फाड़ ली। वे दौड़कर गए, चिकनी मेज पर हाथ फेरा, सुंदर और मजबूत कुर्सी पर बैठकर देखा। वाह, ये बहुत सुंदर है पापा, आरव चिल्लाया। ये हमारे लिए है पापा। हाँ, अब से तुम दोनों के पास पढ़ाई करने और चित्र बनाने के लिए अपनी जगह होगी, विक्रम ने कहा। उसका दिल खुशी से भर गया था। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपनी उंगली से कुर्सी पर खुदे आर्यन शब्द पर फेरता रहा। फिर वो अचानक दौड़कर अपने पापा के गले लग गया। उसकी गर्म सांसें विक्रम के कान में लगीं। पापा। हाँ बेटा, धन्यवाद पापा। उसकी आवाज फुसफुसाती हुई और भावनाओं से भरी थी। मुझे अब सुपर हीरो के खिलौने नहीं चाहिए, मुझे नए कपड़े भी नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। मैं बस चाहता हूं कि हर दिन स्कूल से वापस आकर आपको घर पर देखूं। हर रात आप मुझे कहानी सुनाएं। मुझे बस चाहिए कि आप हर दिन जल्दी घर आ जाएं। आर्यन के सरल और सच्चे शब्दों ने एक बार फिर विक्रम का दिल पिघला दिया। उसने कभी सोचा था कि उसे बच्चों की भरपाई पैसे और भौतिक चीजों से करनी होगी, लेकिन अब वो समझ गया था कि उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत, सबसे ज्यादा इच्छा बस इतनी सी थी, एक पिता की उपस्थिति, समय और प्यार। उसने बेटे को अपनी गोद में लिया, उसके मुलायम बालों पर चूमा। पापा वादा करते हैं, पापा कहीं नहीं जाएंगे। पापा का सबसे बड़ा तोहफा आर्यन और आरव हैं। मीरा दरवाजे पर खड़ी चुपचाप ये सब शुरू से अंत तक देख रही थी। वो मुस्कुराई। पुराने आम के पेड़ से बना छोटा सा तोहफा एक बड़े प्यार का सबूत बन गया था। एक ऐसा प्यार जो इतने तूफानों के बाद जुड़ गया था और अब वो इस छोटे से आरामदायक घर में फल फूल रहा था। साल के आखिर में एक शाम, ठंडी हवा चल रही थी। विक्रम का पूरा परिवार उस बांस के झूले पे इकट्ठा था जो उसने आंगन में बनाया था, ठीक उस बोगनविलिया की बेल के नीचे जिसकी पत्तियां लगभग झड़ चुकी थीं, बस सूखी टहनियां बची थीं।
चारों लोग एक दूसरे से सटकर बैठे थे। गांव के आखिर में बांस के झुरमुट के पीछे धीरे धीरे डूबते सूरज को देख रहे थे। एक ऐसा शांतिपूर्ण दृश्य जो दिल को छू ले। विक्रम ने मीरा को गले लगाया। मीरा ने दोनों बच्चों को अपनी गोद में ले लिया। एक अजीब सी गर्मी फैल गई जो सर्दियों की ठंड को दूर कर रही थी। माँ, देखो सूरज सोने जा रहा है। आरव ने क्षितिज की ओर इशारा किया, जहां सूरज की आखिरी किरणें नारंगी लाल रंग में चमक रही थीं। हाँ बेटा, सूरज सोने जा रहा है ताकि कल फिर से जागकर हमारे घर में धूप ला सके। मीरा ने धीरे से अपने बेटे को जवाब दिया। शांति छा गई। किसी ने और कुछ नहीं कहा। बस उस सरल खुशी को महसूस कर रहे थे जो मौजूद थी। एक ऐसी खुशी जिसे पाने के लिए उन्हें बहुत सारे आंसू बहाने पड़े थे। अचानक आर्यन, जो हमेशा से गहरा और सोचने वाला बच्चा था, धीरे से फुसफुसाया, पापा, माँ। क्या हुआ बेटा? विक्रम ने पूछा, अपने बेटे को देखने के लिए झुका। जब हम बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तब भी क्या आप हमारे साथ रहेंगे? एक मासूम सवाल, लेकिन इसने इंसान के सबसे गहरे डर को छू लिया। समय का अलगाव, प्रकृति का नियम। विक्रम और मीरा ने एक दूसरे को देखा। वे बेटे के सवाल पर हंसे नहीं। इसके बजाय विक्रम ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। गर्मी एक बिना कहे वादे की तरह गुजरी। उसने अपने दोनों बच्चों की साफ आंखों में देखा। उसकी आवाज गहरी और मजबूत थी। उनके दिलों में एक अटूट विश्वास बो रही थी। समय पापा मम्मी के बाल सफेद कर सकता है, हमारी त्वचा पर झुर्रियां ला सकता है, ये तुम बच्चों को बड़े आदमियों में बदल सकता है, लेकिन एक चीज है जिसे समय कभी नहीं बदल सकता। वो है पापा मम्मी का तुम्हारे लिए प्यार। वो एक पल के लिए रुका, तीनों को देखा और फिर आगे कहा, और पापा मम्मी कहीं क्यों जाएंगे जब घर वहीं है जहां तुम लोग हो? उसका जवाब कोई खोखला वादा नहीं था, ये एक सच था, एक सरल सत्य। घर कोई जगह नहीं है, कोई इमारत नहीं है। घर वो जगह है जहां दिल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चाहे बाद में आरव और आर्यन कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, जहां वे होंगे, जहां प्यार होगा, वही घर होगा। मीरा ने अपना सिर विक्रम के कंधे पर टिका दिया। उसका दिल शांति से भर गया। वो जानती थी कि तूफान सच में गुजर चुका है। जो बचा है वो अतीत की राख नहीं है, बल्कि क्षमा, उदारता और बिना शर्त प्यार से बनी एक मजबूत नींव है। आरव और आर्यन जैसे समझ गए हों। उन्होंने और कुछ नहीं पूछा, बस अपने माता पिता की गोद में और गहरे धंस गए। परिचित गर्मी ढूंढ रहे थे। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था। उसकी जगह रात के साफ आसमान में पहले तारे टिमटिमा रहे थे। झूला अभी भी धीरे धीरे हिल रहा था। 4 लोग, एक परिवार। वे सबसे अंधेरे, तूफानी दिनों से गुजर चुके थे और अब वे तारों से भरे आसमान के नीचे एक साथ बैठे थे। एक नई यात्रा शुरू कर रहे थे। एक ऐसी यात्रा जिसमें अब आंसू और दुख नहीं थे, बस प्यार, उम्मीद और हंसी थी। उनकी कहानी भी जिंदगी की तरह थी, जिसमें गलत शुरुआत हो सकती है, आंसुओं से भरे अध्याय हो सकते हैं, लेकिन जब तक दिल में प्यार और क्षमा करने की क्षमता है, आखिरी पन्ना हमेशा एक सुखद अंत हो सकता है। और उस अंत के बाद एक नई शुरुआत होगी, एक नया, उज्जवल और शांतिपूर्ण भविष्य। आप सब हमें कहां-कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जहां भी रहें, हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ शेयर करना ना भूलें। हमें आपकी कहानियां पढ़कर बहुत खुशी होगी।